हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। सिर्फ 3 या 4 मिनट में आपके लूँगा। आपको पता है कि हम पहले ही एनडीए पीवाईक्यूज़ में 2020 का जो एक पेपर हुआ था, 21, 22, 23, 24 यानी कि टोटल 9 पेपर हो गए। इन 9 पेपर के बच्चों 120 इंटू 9 आपको पता है 1080 इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो आपको जिस तरीके से बच्चों मैं बताऊंगा ना, एनडीए की तैयारी आपको उसी तरीके से करनी है। देखो, अगर बिना आप इसके करेंगे गाइडेंस की तैयारी, तो आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएगी और फिर पेपर के अंदर वो चीज़ें अगर आ गई तो बच्चों आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसमें प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाना। जैसे मैं कहता हूँ, आप मैथ की तो तैयारी एटलीस्ट उस तरीके से करना। अब जैसे सबसे पहले जब आप पीवाई क्यूज की तैयारी करोगे ना, उससे पहले बच्चों आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। अगर बिना सिलेबस के आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की, तो देखो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे, लेकिन पेपर के अंदर जो नए क्वेश्चन बनेंगे, स्टेटमेंट तो सेम आएगी नहीं, फिर आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका एटलीस्ट मैं कहता हूँ 60% तो कवर होना ही होना चाहिए। 60% सिलेबस अगर कवर करके भी आप ये लेक्चर देख लोगे ना, तब आप ये मानना आपकी पेपर की तैयारी 90% से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई मेंस की कर रहे हो चाहे एनडीए की कर रहे हो, आपको लेटेस्ट ईयर से हमेशा स्टार्ट करना है पीवाई क्यूज। लेटेस्ट ईयर यानी कि आप अभी जैसे 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो 2024 के सबसे पहले देखो, फिर 2023 बच्चों, फिर 2022। इससे आपको क्या ना, लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस का पता लगता रहेगा। और इतने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने के बाद एक तो ये पता लगेगा कि रिपीट कौन कौन से पैटर्न होते हैं, किस तरीके के पैटर्न एनडीए के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपको किसी टीचर से, किसी बच्चे से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनडीए के अंदर क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। आप खुद ही ट्रेंड जो है ना पता कर लोगे, इतने समझदार आप हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो। आप इन 9 पेपर को सोल्व करने के बाद बच्चों खुद ही बता दोगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में आज तक रिपीट हुए हैं। और फिर उसके बाद हम जो इससे भी पीछे वाले सालों के करेंगे अब आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, उससे तो फिर आपको बिल्कुल 100% क्लियर आइडिया हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपका सिलेबस कवर करना है एटलीस्ट 60%। फिर आपको जो एनडीए की लेक्चर देखने हैं पीवाई क्यूज के, वो 2024 से स्टार्ट करोगे। क्यों, इनके अंदर जो मैं बातें आपको बता चुका हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ, अब आगे आने वाले टाइम में हम वो क्वेश्चन को दोबारा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम रिपीट नहीं करेंगे उसको, है ना। मैं यही उम्मीद करूंगा, जैसे 2024 में जो क्वेश्चन आ गए, जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अगर पीछे कोई और आया हो, तो फिर वो क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे बच्चों आपको एनडीए के पेपर मिल जाएंगे, मैथ्स प्लस जीएटी के दोनों मिल जाएंगे, है ना, ताकि आपको इधर उधर से ट्राई ना करना पड़े। उसकी प्लस आंसर की भी आपको मिल जाएगी, है ना, क्योंकि मैथ्स तो मैं चलो सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन जीएटी की तो बच्चों आंसर की सब बच्चों को जरूरत है ना, तो वो मैंने सारी की सारी लिंक के अंदर डाल दी है। फिर जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसकी पीपीटी आपको जो है ना मिल जाएगी सारी की सारी, ताकि कोई बच्चा अगर मान लो पहले वीडियो नहीं देखना चाहता, क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वहां से कर सकता है। फिर बच्चों मैंने बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया है, दो तरह के, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, जो एनडीए के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इनकी अगर आप दोनों की बच्चों प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, हर चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, उसमें शॉर्टकट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है, और प्रूफ के साथ वो चीज़ें भी आप अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन को सोल्व करने में, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों फुल चैप्टर्स के लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। इसमें जैसे मान लो मैंने सेट्स से स्टार्ट किया, तो सेट्स चैप्टर के मान लो 4 लेक्चर है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे सेट्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। तो इस तरीके से आपको पहले अगर सिलेबस आपने पूरा नहीं किया और आपके पास कोई कोर्स नहीं है, किसी एकेडमी में आप नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं कहता हूँ आप ये वाले लेक्चर देखोगे ना, फिर आप ये कभी नहीं कहोगे कि हमारे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया ये आउट ऑफ सिलेबस आया। आउट ऑफ सिलेबस बच्चों वो बच्चा कहता है जिसने पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं की, क्योंकि जब तक आप पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करोगे, तो आपको पता क्या कैसे रहेगा कि ये सिलेबस में है क्वेश्चन या नहीं है। ठीक है, 120 क्वेश्चन में से बच्चों मैं कहता हूँ सिर्फ एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दो, जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, जिसके बारे में ना मैं प्रिडिक्शन कर सकता ना आप कर सकते। उसके अलावा बच्चों मिनिमम 118 क्वेश्चन ना मैं कहता हूँ हर पेपर के अंदर आप सोल्व कर सकते हो, अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करोगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो जो चीज़ें बताई है बच्चों, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, 2024 के पीवाई क्यूज से, है ना। 2024 के पीवाई क्यूज से स्टार्ट करो, 2024 2 और 2024 1, है ना। फिर उसके बाद जो है ना बैक ईयर में आते रहना। इसके बाद मैं कहता हूँ ये जो पीछे वाले पेपर है ना, आपको ये पता है, ये सारे आपको क्या लगते रहेंगे बच्चों, इजी लगते रहेंगे, सारे के सारे इजी लगेंगे आपको। अच्छा, ये ट्रेंड आपको एनडीए के अंदर पता ही है कि जो एनडीए 1 होता है, वो कंपेरेटिवली बच्चों क्या होता है, इजी होता है। और एनडीए 2 होता है, वो इससे क्या होता है बच्चों, टफ होता है।
इसके कंपैरिजन में टफ होता है, ओवरऑल टफ नहीं होता, इसके कंपैरिजन में टफ होता है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि कभी भी एनडीए 2 का पेपर आप किसी भी साल का देखो या उसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो या लेक्चर सुनो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आपको ये बिठाना है कि अगर आपने एनडीए 1 उसी ईयर का सोल्व किया है तो उससे जो है ना 20% आपको ज़्यादा मेहनत उसके अंदर करनी पड़ेगी, 20% ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, और हो सकता है 20% पहले से कम क्वेश्चन आपके सोल्व हो, है ना। पहली बार में जैसे मान लो आपने इसके सारे क्वेश्चन सोल्व किए और आप सोचो इसके भी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनडीए 2 का पेपर हर साल, है ना, हम तो हर रोज पढ़ाते हैं, देखते हैं, इतने सारे मैंने पीवाईक्यू सोल्व कराए हैं, पता है सब कुछ, कि एनडीए 2 का पेपर जो है ना आपका इन कंपैरिजन टफ, मैं ये नहीं कह रहा ओवरऑल टफ होगा, एनडीए 1 के कंपैरिजन में बच्चों क्या होगा, ये एनडीए 2 हमेशा ही आपको टफ मिलेगा। तो इन चीज़ों को बच्चों ध्यान में रखते हुए अब आपको एनडीए के लेक्चर देखने हैं पीवाईक्यूज के। और कभी भी मैं आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, कभी भी बच्चों चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मत करना एनडीए के, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कभी मत करना, क्योंकि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप करोगे ना तो कभी भी बच्चों आपको ना कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर देखने का मन नहीं करेगा, या कंप्लीट चैप्टर किसी टीचर से पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? आपको ये लगेगा कि इसके जितने भी पीवाईक्यूज है इस चैप्टर के वो तो हमसे बन ही रहे हैं, तो फिर और चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा है। तो बच्चों ये पीवाईक्यूज करने का नुकसान आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, वो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएंगे, वो भी 100% नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा जो चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं, अगर बच्चों उससे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कभी भी एनडीए के जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है ना बच्चों, जिसकी बुक्स होती है काफी सारी, वो कभी ट्राई मत करना, आप पहले ईयर वाइज करना। उससे क्या होगा ना, आपके मन में पहले से ये रहेगा कि मुझे सिलेबस पूरा करना है ना। आप सिलेबस पूरा करोगे, सिलेबस पूरा करके अगर एक एक पेपर को सोल्व करोगे तो वो आपका जो है ना फायदा देगा। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों आपकी जो बुक्स है, आपके पास कोई भी बुक है जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हैं, वो बुक के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लेकिन पहले आप क्या करोगे, ईयर वाइज 2024 का, 2023 का, 2022 का, इस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन बच्चों आपको हर क्वेश्चंस के अंदर, हर पेपर को सोल्व करने से पहले फॉलो करनी है। देखो अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप ये मान लेना आप अपने आप से बहाना कर रहे हो कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे। अगर बच्चों आप पेपर में पास होना चाहते हो, पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ये वाली सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। 100% आपका जो है ना मैथ्स का तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के आप कह ही नहीं सकते कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों क्लास में जो करवाते हैं वही आएंगे और आप 100% उसको सोल्व कर पाओगे। अभी तक आप टारगेट बनाते थे ना कि 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारे, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, नहीं, अब आपको कट ऑफ क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप टारगेट बनाओगे 80 से 100 क्वेश्चन का, है ना। और मैं कहता हूँ आसानी से सोल्व कर पाओगे, लेकिन कब, जब बच्चों पूरा सिलेबस करोगे, जितने पीवाईक्यूज में करवाऊंगा सारे के सारे पीवाईक्यूज आप खुद ट्राई करोगे, आपसे सोल्व होने लगेंगे, आपका पेपर हर बार अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हर पेपर को सोल्व करने से पहले आपको मिलेगी और आपको कंप्लीट ये फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज अपने आप आसान लगने लग जाएंगे। तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। 19 अगस्त 2012 को जो एनडीए 2 कंडक्ट हुआ था उसके सभी क्वेश्चन हम बच्चों सोल्व करेंगे। आंसर की मैंने डाल दी है, कोई भी क्वेश्चन बच्चों जो है ना यूपीएससी ने ड्रॉप नहीं किया था इस पेपर का। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको दे रखे हैं, एक m प्लस एन और एक m माइनस एन, इक्वेशन बतानी है बच्चों। जब भी रूट दे रखे हो तो एक बार क्या निकाल लो, उनका दोनों का सम निकाल लो, और एक बार क्या निकाल लो, उनकी प्रोडक्ट निकाल लो। सम निकालने के लिए इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2m आ गया, और प्रोडक्ट बच्चों कितनी आएगी, m प्लस एन, m माइनस एन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बता दो, जब सम और प्रोडक्ट दे रखी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही सब कुछ बच्चों ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा था क्वाड्रेटिक का। देखो ये दो इक्वेशन बच्चों आपको दे रखी है, पहली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, दूसरी इक्वेशन के रूट गामा और डेल्टा है। तो जब भी रूट दे रखे हो तो एक बार उनका सम निकाल लो, एक बार उनकी प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों निकाल ली। अब जो अपने को आंसर निकालना है उसको ध्यान से देखो, आंसर है अपना बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा, यही है ना। अब आप क्या करो बच्चों, बीटा प्लस गामा इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बीटा से करोगे तो बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा डेल्टा, और ये गामा बीटा प्लस में गामा डेल्टा। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दो, यहाँ से बीटा कॉमन ले ले, क्या आएगा, गामा प्लस में डेल्टा और प्लस में ये क्या है डेल्टा गामा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है देखो पी, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है बच्चों आर, जो वैल्यू दे रखी थी मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से बीटा कॉमन ले लो क्योंकि अपने को बीटा तो खत्म करना है ना क्वेश्चन से, ऑप्शन में कहीं बीटा है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस में पी आ गया। अब बीटा प्लस पी की वैल्यू देखो आप कहाँ से लेके आ सकते हो बच्चों, बीटा प्लस पी,
बीटा और पी कहाँ मौजूद है? इस इक्वेशन में मौजूद है ना, बीटा प्लस पी लेके आ सकते हो क्या बताओ? इस पी को इधर शिफ्ट कर दो और अल्फा को उधर शिफ्ट कर दो, तो बीटा प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बीटा प्लस पी की जगह मैं क्या लिख दूं? माइनस अल्फा लिख दूं, या क्या? अब माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस क्यू प्लस आर, तो आंसर क्या आ गया अपना? क्यू प्लस आर। कोई मुश्किल नहीं था, बस छोटी छोटी अरेंजमेंट अपने को करनी थी। इस क्वेश्चन में बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये सब फॉर्मूले आपको सिखाए जाते हैं। तो पहले 20 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम इतना है, तो इसमें क्या कर दो बच्चों? पुट कर दो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। इसमें n को कितना पुट कर दो? 20। तो n को 20 पुट करोगे तो क्या आएगा? 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? तो 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है बच्चों? 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो आंसर आ गया अपना 44100। और ये कहता है 44400, मतलब ये क्या है? गलत होगी स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के लिए बच्चों, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब पहले 20 नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके ऐड करो। तो इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों n को क्या पुट कर दो? 20, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसमें बच्चों n को कितना पुट कर दो? 20। देख लो 20 पुट करके क्या आएगा? 20, 21 और 22 जा 40, 41 डिवाइड बाय 6। काट लो इसको, 3 पे काट दो पहले, 3 2 जा 3 7 जा और ये 10। तो ये कितना आ गया बच्चों? 70 इंटू 41, 7 और 7 4 जा 28 और 0 लग जाएगी पीछे, तो 2870। ये सही है, मतलब ये क्या है? ट्रू है। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है? सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट फॉल्स है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो 1 के इक्वल नहीं है। तो पहले ओमेगा की पावर 10 को बताओ, ओमेगा लिख दूं, क्योंकि ओमेगा की पावर को छोटा करना हो तो क्या किया करो? इसको 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वो लिख दो, है ना। तो ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा लिख देता हूं मैं, ओमेगा प्लस 1। ये चेक करता हूँ। अच्छा, ओमेगा प्लस 1 को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है ना। अब माइनस की पावर 7 और ओमेगा की पावर 14, ओमेगा की पावर 14 को बच्चों ओमेगा स्क्वायर लिख दे। लेकिन ये कहता है जीरो, ये तो जीरो नहीं होता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। चाहे तो आप चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होता है? -1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2, और ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2। ये आ गया। तो 2 बच्चों एलसीएम लोगे तो ये तो दोनों प्लस के हो गए, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये -1 कट गया तो 2 रूट 3 आइटा बाय 2 आ गया ना। तो ये जीरो थोड़ा ही है, ये कहता है जीरो है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? फॉल्स होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट को चेक करो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है फॉर सम प्राइम नंबर पी। पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। ओमेगा की पावर 105 बच्चों, 105 क्या होता है? 3 का मल्टीपल होता है ना। तो ओमेगा की कोई भी पावर जो 3 का मल्टीपल करेंगे तो वो कितनी होती है? 1। तो 1 प्लस 1 की पावर कितनी होगी? 10 इक्वल टू पी की पावर 10। तो पी कितना हो गया? 2। और 2 कैसा नंबर होता है? एक प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो सेकंड ओनली अपने इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है अपने को। ये तो बच्चों जीपी का क्वेश्चन है। 8 टर्म का सम निकालना है। n टर्म के सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बेसबॉल से बच्चों कितने जो है ना वर्ड बनाए जा सकते हैं इनको अरेंज करके? तो टोटल वर्ड कितने, टोटल लेटर कितने हैं? 8। इनमें से देखो बच्चों, दो बी सेम है, तो ए भी 2 बार है, और एल भी कितनी बार है? 2 बार है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो। 8 कट गया 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू सिखाई जाती है ना आपको, 5040। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखो बच्चों, रिलेशन, एक रिलेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या है? हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब हमारे पास कुछ बच्चों का सेट है, और उस सेट में दो बच्चे कब आएंगे उस रिलेशन में? जब एक्स और वाई के क्या हो? फादर सेम हो। तो ये रिलेशन तो कैसा होता है बच्चों? इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि अगर वाई को भी एक्स लिख दोगे तो एक्स और एक्स के तो सेम फादर होंगे, क्योंकि एक्स और एक्स तो बच्चा ही एक है। और सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं बताओ? अगर एक्स वाई इस रिलेशन में है तो बच्चों वाई एक्स भी तो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई रिलेशन में होने का मतलब क्या है? कि एक्स और वाई का फादर सेम है। तो बच्चों एक्स और वाई का सेम फादर है, तो वाई और एक्स का भी तो सेम फादर होगा, क्योंकि है तो ये दोनों एक ही, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में कैसे चेक करते हैं बच्चों? लेट कर लो, दो एलिमेंट मान लेते हैं, एक्स वाई और वाई जेड। अगर बच्चों एक्स वाई इस रिलेशन में है तो मतलब एक्स का जो फादर है वही वाई का है, और जो वाई का है वही जेड का है, तो इसका मतलब जो एक्स का है वही फादर किसका होगा? जेड का होगा। तो ये तो नॉर्मल है, बिना कुछ लिखे ही हम इसको तो बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों,
इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है ना वो रियल और अनइक्वल है, तो रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए डी को क्या पुट करते हैं, 0 से बड़ा। डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू सी ग्रेटर देन 0, तो 25 इज ग्रेटर देन 12p, तो 25/12 ग्रेटर देन p, तो p क्या आ जाएगा अपना, लेस देन 25/12। ये तो बिल्कुल ही 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में बच्चों अपने को इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, वो अपने को तरीके पता ही है। 10th क्वेश्चन देखो अच्छा है, इसके अंदर क्या है कि चेंज तो अपने को डेसिमल नंबर को बाइनरी में करना है, बट फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया है ना। 2012 की शिफ्ट 1 वाले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बट उसमें क्या था, बाइनरी को डेसिमल में करना था और यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में करना है। तो इसका क्या तरीका होता है, ध्यान से देखना बच्चों। पहले तो 57 को कन्वर्ट कर लो, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो पता है ना आपको, 2 से डिवाइड करके और यहाँ क्या लिखते थे, रिमाइंडर लिखते थे। वही सेम स्टेप अपनाओ। देखो बच्चों क्या होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 228 जा रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से करो रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से करोगे क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करोगे क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर 1। तो इसको क्या लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 0 0 1, मतलब कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा ना बच्चों, वो तो ऐसा आएगा 111 001। अच्छा कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि एक ही ऑप्शन के अंदर ये है, जैसे देखो आप 1000001, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी बच्चों नहीं है, 111 001 ट्रिपल। देखो अब पहला ऑप्शन क्या है, बस आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एनडीए के अंदर हमेशा बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से उसको कंसंट्रेट करके देखते हो क्वेश्चन को, तो पूरा सोल्व करने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बच्चा कहता है सर मान लो 2 ऑप्शन में होते हैं, अब ठीक है वो तो हमारा तो काम है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखो पेपर के अंदर, कि पहले ये चेक कर लो कि कहीं एक ऑप्शन तो ऐसा नहीं है जिसमें ये इसका इंटीजर पार्ट ये आ रहा है, उसको टिक कर दो, ठीक है। अब आगे बच्चों इस फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है ना, अगर ये डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने से मल्टीप्लाई करते जाओ, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और इसका आंसर लिखते जाओ। जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.75 आएगा। और बच्चों यहाँ पे बाइनरी, जो बाइनरी डिजिट होगा वो ये इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, 0 है तो 0, फिर 0.75 आ गया, तो 0.75 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 1.5, यहाँ पे क्या लिखोगे 1, और इसको 1 को छोड़ के 0.5 यहाँ पे लिखो, इंटू 1 क्या आ गया 1, और ये 1 को यहाँ पे लिख दो। अब बच्चों स्टॉप कहाँ करना है प्रोसेस, या तो ये क्या आ जाए 1 आ जाए, मतलब इंटीजर आ जाए, या तो इंटीजर आ जाए, या फिर बच्चों क्या आ जाए रिपीट हो जाए नंबर, जैसे 0.375 0.75 0.5, इनमें तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इंटीजर आ गया तो वहीं पे क्या कर दो, स्टॉप कर दो। बच्चों इसमें क्या करते हैं फिर, यहाँ तो नीचे से ऊपर, यहाँ पे ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे 0 1 1, तो देखो 0 1 1 ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। अच्छा अगर मान लो आपको ये तरीका नहीं समझ आया तो ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है डेसिमल वाला पार्ट 0 1 1, आपको ये तरीका तो पता है ना कि बाइनरी से डेसिमल का क्या तरीका होता है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखते थे 1/2, यहाँ पे क्या लिखते थे 1/4, और यहाँ क्या लिखते थे 1/8, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये तो 0, ये 1/4, ये 1/8, तो कितना आ गया 3/8, और 3/8 1/8 बच्चों आपको हमेशा पता होना चाहिए ये होता है, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.375, तो देख लो वही तो है 0.375। तो आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो, आना चाहिए आपको पूरा का पूरा। देखो बाइनरी का चैप्टर ये बिल्कुल आसान है। लोग का क्वेश्चन बच्चों, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ log x बाय log 3 लिख दूं पहली टर्म को, दूसरी टर्म को बच्चों log 2x बाय log x लिख दें, तीसरी टर्म को log y बाय log 2x लिख दें, और इसको 2 आगे ले आओ और log x बाय log x तो आपको पता है बच्चों 1 हो जाएगा। अब देख लो बहुत सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे बच्चों log y बाय log 3 और इक्वल टू 2, ये आ गया। तो log y इक्वल टू क्या आ गया अपना, ट्वाइस ऑफ log 3, इस 2 को पावर में कर दो 3 की, लोग अगर सेम है तो बच्चों नंबर भी सेम होंगे, तो y क्या आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो y की वैल्यू निकालनी है 9, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहा गया आपसे, p एक सेट बच्चों दे रखा है और r इसके ऊपर रिलेशन दे रखा है, चेक करना है ये कैसा रिलेशन है। पहले तो देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या बच्चों, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है। देखना नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑप्शन तो गया है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव तो गया। अब उसके बाद सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में बच्चों क्या करते हैं देखना, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, कहाँ है 3 1, 3 1 तो है ही नहीं ना, 3 1 नहीं है तो मतलब सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। तो देखना ये ऑप्शन सिमेट्रिक वाला
ये भी गया, और नॉट सिमेट्रिक ये हो सकता है ना, तो दो ऑप्शन बच गए। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करते हैं बच्चों। ट्रांजिटिव में जो है ना, एलिमेंट को लिख लो आप 1 2 1 3 2 1 2 3, मैंने बता रखा है ना, ये वाले एलिमेंट मत लिखा करो, इनका कोई यूज नहीं है अभी हमारे लिए। अच्छा 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 तो है ही इसके अंदर क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद देखना 1 2 2 3, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए और 1 3 है। अब ये देख लो बच्चों, और चेक कर लो, किसी भी तरह से आगे पीछे करके चेक कर लो। 3 पे तो कोई खत्म हो ही नहीं रहा है ना, 1 पे अपना ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखो 2 1 1 3, तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए और 2 3 है। इसका मतलब बच्चों सब कुछ ओके है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ये तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, कितनी बार हमने किया है तो, कि आयटा की पावर n अंदर से क्या ले लिया करो, कॉमन ले लिया करो, क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस आयटा। अब 1 प्लस आयटा तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो कर दो बाहर, और आयटा की पावर n में बच्चों लिमिट पुट कर दो, कहाँ से, n की वैल्यू 1 से 13, तो आयटा की पावर 1, आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 3 और आयटा की पावर 13। अब ये 13 टर्म है, और आपको पता है आयटा की लगातार 4 पावर का सम 0 होता है, तो बच्चों ये लास्ट वाली 12 टर्म का सम तो क्या हो जाएगा 0, एक आयटा बचेगा है ना, आयटा, तो 1 प्लस आयटा इंटू आयटा, तो आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आंसर आ गया बच्चा आयटा -1। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहते हैं बच्चों, पहली एपी में पहली 10 टर्म का सम है और 20 टर्म का सम बच्चों ये दोनों दे रखे हैं, 10 टर्म का सम है 120 और 20 टर्म का सम है 440। कोई शॉर्टकट की तरफ भागने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपलीफाई कर लो इसको सिंपल तरीके से। 10 टर्म का सम क्या होता है, 10/2, 2a प्लस में 9d इक्वल टू 120, ये 5 पे कट गया है ना, तो 2a प्लस में 9d, ये 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 120 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बच्चों 24 आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन S20 क्या दे रखा है अपने को 440, S20 क्या होता है बताओ, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू टी, ये होता है, ये 10 ये कट जाएगा 44 पे, तो 2a प्लस में 19d बच्चों कितना आ गया 44 आ गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ से 2a कट जाएगा ना, 2a कट जाएगा, तो 19d माइनस 9d इक्वल टू 44 माइनस 24 यानी कि 20, तो बच्चों 10d आ गया अपना 20, तो d कितना आ गया 2, कॉमन डिफरेंस तो आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। देखना 2a प्लस में 9 इंटू डी इक्वल टू 24 था, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म पूछा है बच्चों कितना आंसर आ गया 3, कॉमन डिफरेंस पूछा है कितना आंसर आ गया 2, बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी आसान 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है ये तो। ये तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट के अंदर बच्चों कौन होते हैं, सबसेट होते हैं, और सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर n एलिमेंट हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एक सेट ए दे रखा है बच्चों, जिसमें ऐसा एलिमेंट x आएगा जो होल नंबर है और 3 से छोटा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 तीन एलिमेंट आएंगे। बी सेट में बच्चों नेचुरल नंबर आएंगे जो 2 या 2 से बड़े, 4 से छोटे, तो 2 और 3 होंगे, दो एलिमेंट है ना। और सी सेट आपको दे रखा है बच्चों क्या 3 4 ये दे रखा है, तो ए यूनियन बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे, तो पहले तो ए और बी का यूनियन करो, ए और बी का क्या करो बच्चों यूनियन, बताओ दोनों को मिलाओगे तो 0 1 2 3, और सी तो अपने को दे रखा है, तो इन दोनों की बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, ऊपर कितने हैं 4, नीचे कितने हैं 2, 4 2 जा 8, 8 एलिमेंट हो जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। मॉडुलस निकालना है बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको क्या मान लो जेड मान लो, तो जेड का मोड, ऊपर वाले का मोड अलग नीचे वाले का मोड अलग, बताओ सेम नहीं आएगा दोनों का, ऊपर का मोड निकालोगे तो 2 + 1, और नीचे भी क्या आएगा बच्चों 2 + 1, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे नंबर क्या है सेम है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर एक पॉलीगन की n साइड है तो उसके डायगोनल कितने होते हैं n इंटू n माइनस 3/2, तो अपने को नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं, पॉलीगन की साइड कितनी है 100, तो n को 100 पुट कर दो बस, n को 100 पुट करोगे तो 50 इंटू 97, तो ये कितना आएगा बच्चों 4850, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल के एंगल बच्चों एपी में है और सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, देखो एक तो सीधा सीधा ये होता है कि 30 डिग्री सबसे छोटा है, तो तीन एंगल ऐसे मान लो ना 30 60 90, बताओ किस में होता है एपी में होते हैं, और सबसे छोटा एंगल भी 30 है, तो मतलब सबसे बड़ा एंगल क्या होगा 90 पाई/2, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। या फिर दूसरा मेथड देख लो,
अगर बच्चों कोई भी 3 एंगल ट्रायंगल के एपी में दे रखे हो तो उनको क्या मान लिया करो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि 3 टर्म का सम अपने को पता है ना, तीनों का सम तो कितना होता है ट्रायंगल में, 180 होता है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 60, एक एंगल अपना आ गया बच्चों कितना 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया 60। सबसे छोटा कौन है इनमें, ये है सबसे छोटा, और सबसे छोटा एंगल क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30, तो a कितना आ गया बोलो 60 माइनस d इक्वल टू 30, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 30, कॉमन डिफरेंस 30 है, तो फिर बच्चों ये सबसे बड़ा एंगल a प्लस डी कितना आ जाएगा बता दो, a आ गया 60, d आ गया 30, सबसे बड़ा एंगल कितना आ गया 90। ये है बेसिक तरीका, बट अपने को इस तरीके पे चलना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ओरली आंसर आ जाएगा बिना कुछ लिखे। ये डिटरमिनेंट की बच्चों डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि हर एक एलिमेंट ऑफ इन ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर आर। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक डिटरमिनेंट है, मान लो ए बी सी और ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, मान लेते हैं ये कोई डिटरमिनेंट डी है। अब ये क्या कहता है कि इसकी बच्चों एक रो के सारे एलिमेंट को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है ना। अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो फर्स्ट रो को आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे ए आर और बी आर सी आर और पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब आपको ये पता है कि अगर एक किसी भी एक रो को बच्चों आर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी एक रो को आर से मल्टीप्लाई करोगे, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आर टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये डी है तो बच्चों इसकी जो वैल्यू है ना आर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी डी आर हो जाएगी, मतलब कि पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आर टाइम्स हो जाएगी। आप ये मान लो किसी भी एक रो के एलिमेंट को, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देके दिखा देता हूँ ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है -2। आप ऐसा करो, इसकी फर्स्ट रो को बच्चों आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, सिर्फ फर्स्ट रो को, तो इसका डिटरमिनेंट देखना कितना आएगा -6। तो देखो आपने किसी एक रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 टाइम्स होगी, पहले से है ना, होगी ना 3 टाइम्स। तो किसी एक रो को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने गुना हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगी किससे आर से, ये होगा। अगर दोनों रो को कर दोगे तो आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर 3/3 का डिटरमिनेंट है, तीनों रो को कर दोगे तो आर क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, ऐसे होता है बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं जीरो। जैसे मान लो ये है ए बी और सी और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अच्छा, इसका इनवर्स निकालने का सीधा तरीका बताया था ना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट का क्या डायगोनल एलिमेंट का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो बस, ठीक है, और वो जीरो नहीं होने चाहिए। तो इनवर्स, तो ये भी तो कैसी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, एडजॉइंट होता है, वो सब क्या होते हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। आप ए का ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई बी के इक्वल आ गई। तो बी जो है वो क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए है, और कुछ देखना ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, द सम ऑफ द मैट्रिसेस दिस दिस एंड दिस इज द मैट्रिक्स दिस, मतलब तीन मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अब बताओ तीन इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड कितना 10, x प्लस वाई कितना बच्चों 5, और y प्लस जेड कितना है 5, और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है y की। तो आप खुद देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन है 2 और 3 को ऐड कर दूंगा, तो देखना क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक वाई एक्स्ट्रा है ना। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दूं 10 रख दूं, तो वाई यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ -5 आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई -5, क्या आया देखना 10 5 5 है ना, 10 5 5, और ये क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स प्लस वाई और ये वाई प्लस जेड। एक बार दोबारा सॉरी सॉरी यार, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना 10 आना चाहिए था ना, 10 आना चाहिए था, तो ये कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कहता है अगर ए बी जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि कम से कम एक मैट्रिक्स बच्चों जीरो हो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, बट इनकी प्रोडक्ट क्या है जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी इज ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, होती क्या कंडीशन है ये और लिख लो अपनी नोटबुक में,
अगर बच्चों ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उनकी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रही है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों बच्चों एक साथ क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी वो पॉसिबिलिटी काम करेगी। इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल है। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, पक्का जीरो होगा। बस डिटरमिनेंट निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में देख लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है बच्चों। एक तरीका तो क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को मान लो अपनी तरफ से कुछ भी। एक्स वाई जेड को क्या मान लो बच्चों, वन 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 मान ले। अगर वन 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 मानोगे तो बताना ये वन 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 हो जाएगा और ये वन 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 है ही पहले, और ये वन प्लस वन टू टू टू। तो देखना दो रो सेम होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। बाकी किसी का आंसर जीरो आ नहीं रहा। सीधा तरीका तो ये है। दूसरा मेथड बच्चों क्या है, मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैं इन को ऐड कर दूं, यानी कि C1 को मैं चेंज कर दूं क्या, C1 प्लस में C3। तो बताना D क्या हो जाएगा, C1 को लिख दो C1 प्लस C3, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र हो जाएगा। ऐसे ये भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र हो जाएगा, और ये भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, है ना। और इनको लिख दो सेम, इनको सेम लिख दो। ये तो ओरल क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ मैं आपको ये करवा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब बच्चों बताओ, इसमें से मैं अगर ये कॉमन ले लूँ, अगर ये बाहर कॉमन लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में जेड स्क्र, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लोगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या बन गई, सेम। तो आंसर क्या आएगा इसका, जीरो आएगा। ओरली आप बता सकते थे इसका आंसर तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता है ना, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। वन होने की जरूरत नहीं है, अगर वन हो जाएगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वन के अलावा कुछ हो गए तो बच्चों वो स्केलर हो जाएगी, बस सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है सच दैट ए आई जे की वैल्यू है जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब बच्चों जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स है एक, ठीक है। इसमें कहता है जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो बाकी उनकी वैल्यू क्या है, जीरो है। आई और जे इक्वल कहाँ पे होते हैं बताओ, डायगोनल पे। डायगोनल क्या होते हैं बचाओ, A11 A22 A33, मतलब यहाँ पे आई और जे क्या होते हैं, सेम। और नॉन डायगोनल पे ये नॉट इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू है जीरो। तो यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या दे रखे हैं अपने को, जीरो दे रखे हैं। और क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो, एंड हर एक ए आई जे की वैल्यू बच्चों के है जहां पे के कोई कांस्टेंट है और आई और जे क्या है, इक्वल। तो आई और जे जब इक्वल होते हैं तो ए आई जे की वैल्यू कितनी है, के। तो यानी कि ये के है, ये के है और ये क्या है, के है। तो बच्चों ये तो क्लियर दिख रहा है मेरे को, कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर क्या कर दो, टिक कर दो बस। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। साइन 15 की डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं आपको कि ये याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर निकाल के देख लो पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी है बताओ, 1/4। 1/4 क्या होता है बच्चों, 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बता रखा है ना कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस वाई। तो ये थीटा क्या हो जाएगा फिर अपना, एन पाई प्लस माइनस 1/2 क्या होता है, साइन 60। तो ये सॉरी साइन 30। तो ये क्या हो जाएगा अपना पाई/6, ये आगे थीटा की वैल्यू। अब थीटा की सारी वैल्यू बताओ, कहता है जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में हो, एन को पुट करते जाओ। एन को जीरो पुट करो। अच्छा जीरो पुट करोगे तो प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि माइनस का साइन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। एन को वन पुट करो तो पाई प्लस पाई/6 भी चलेगा और पाई माइनस पाई/6 भी चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू बच्चों 2 पाई से क्या है, छोटी है। तो यानी कि ये आ गया अपना 7 पाई/6 और ये आ गया 5 पाई/6। दो वैल्यू ये होगी। एन को 2 पुट करो, एन को 2 पुट करोगे तो बच्चों 2 पाई, अब प्लस का साइन तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2 पाई से, तो माइनस का साइन तो ले सकते हैं ना। क्या आ गई 11 पाई/6। तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई बताओ, टोटल वैल्यू बच्चों थीटा की एक ये आ गई, एक ये और एक ये, टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 4। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा टेक, 4 वैल्यू थीटा ले सकता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये तो। इस क्वेश्चन में बच्चों साइन 18 कोस 36, डायरेक्ट दोनों वैल्यू आपको पता ही है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा बस। इसमें आपको पता है ट्रायंगल बना के साइन इनवर्स 4/5 को साइन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओगे तो बच्चों कोस के अकॉर्डिंग बनेगी तो वो कोस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर निकाल तो सीधा देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्योंकि मेरे को ये अंदर दिख रहा है कि ये साइन इनवर्स को मैं कोस इनवर्स 3/5 लिख सकता हूँ। और आपको हमेशा पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है, पाई/2 होता है। और साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। सीकेंट की वैल्यू दे रखी है और साइन की वैल्यू पूछ रखी है, ट्रायंगल बना लो। और अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बस नेगेटिव आंसर जहां पे है उसको टिक कर दो निकाल के वैल्यू।
ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 11th क्लास का देखो, -585 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालनी है। एक तो 10 का माइनस बाहर कर दो ऐसा। अब 360 से बड़ा एंगल है तो 360 इसमें से कम कर दो, 360 प्लस में 200 क्या कर दो, ये 25, तो 360 को तो हटा दो, 10 टू 25 आ गया आंसर। तो 10 टू 25 की वैल्यू बच्चों कैसे करोगे, 180 प्लस 45 कर दो। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो यानी कि 10 45 आएगा, 10 45 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया अपना -1। इस क्वेश्चन में बच्चों ये दो चीजें मैं आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में बताता हूँ ना, कि 0 से लेके 45 डिग्री तक तो कोस बड़ा होता है, और 45 से 90 तक बच्चों कौन बड़ा होता है, साइन। क्योंकि आप खुद ही देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और बच्चों कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, √3/2, 1/√2 और फिर 1/2 और 0। यानी कि आप देखोगे 45 डिग्री तक तो बच्चों किसकी वैल्यू बड़ी लग रही है, कोई भी एक कंपेयर कर लो, साइन छोटा है कोस क्या है बड़ा, तो यहाँ पे तो बच्चों कोस क्या होता है, हमेशा साइन से बड़ा। और इस क्वाड्रेंट में देख लो, साइन बड़ा हो गया, कोस क्या हो गया, छोटा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है कोस से। तो अब पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों कहता है कोस 46 की वैल्यू साइन 46 से बड़ी, ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। ये बताओ कोस 46 बड़ा होता है कि साइन 46, 46 मतलब इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर बात करने हैं, 45 से बड़ा कौन बड़ा होता है बताओ, साइन। साइन अगर बड़ा है तो आप मेरे को ये बताओ, जब 45 से बड़ा एंगल पुट करोगे तो साइन बड़ा आएगा, मतलब ये क्या है, छोटा, तो ये हो गया स्मॉल और ये हो गया लार्ज। अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये कह रहा है पॉजिटिव, मतलब कि गलत बात है। आगे ऐसे ही 45 से कम है, 45 से कम में बच्चों कौन बड़ा होता है, कोस। 45 से इसमें कोस बड़ा होता है, तो कोस अगर बड़ा होता है तो आप खुद बताओ मेरे को, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है, छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव कह रहा है, मतलब ये भी गलत कह रहा है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत है दोनों। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो आपको बस एक ही बात पता होना चाहिए, मैंने जो है ना नेगेटिव एंगल कन्वेंशन बता रखी है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, कि एंगल नेगेटिव होता है तो उसकी रोटेशन कैसे लेते हैं हम, क्लॉकवाइज लेते हैं, और पॉजिटिव में कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ बच्चों -120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कहता है वो लाइन बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल आसानी से देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर एंगल नेगेटिव है तो आप स्टार्ट तो आपको एक्स एक्सिस से करना है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे आएगा ना, 120 डिग्री, 120 डिग्री कहीं यहाँ तक होएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 है, थोड़ा और आगे आ जाओ, तो फिर बताओ ये वाली जो पर्पल वाली लाइन है बच्चों, लाइन एल, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, -120 का एंगल बना रही है। तो ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में दिख रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का बच्चों फॉर्मूला पता है 10th क्लास वाला, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3, यानी कि एक सर्कल बना लो जिसकी रेडियस 3 है, और एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 1। आर्क की लेंथ है ये, लेंथ ऑफ आर्क अपने को दे रखी है 1, और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, रेडियस कितनी है इसकी, 3। तो बच्चों बस सिर्फ फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये 3 से 180 कट जाएगा 60 टाइम्स, तो थीटा कितना आ गया बताओ, 60 ऊपर ले जाओ, पाई को नीचे ले आओ, इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60/पाई, डिग्री, डिग्री में होता है ना, क्योंकि 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो थीटा किस में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस बी की वैल्यू दे रखी है, ए और बी अक्यूट एंगल है, तो ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालना है तो या तो इसमें टेन वाला फॉर्मूला लगा लो, या बच्चों इसमें साइन कोस वाला फॉर्मूला लगा लो, कैसे लगा लो, ठीक है। तो पहले आप साइन ए प्लस बी निकाल ले, साइन ए प्लस बी बता दो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब बोलो साइन ए कितना है बच्चों, 2/√5, कोस बी कितना है, 1/√10, प्लस कोस ए, बोलो कोस ए, अगर साइन ए आपको बच्चों दे रखा है तो कोस की वैल्यू निकाल सकते हो ना ट्रायंगल बना के, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये 1, तो कोस ए कितना हो गया बताओ, 1/√5, तो कोस ए को क्या लिख दो, 1/√5। और साइन बी, अगर बच्चों आपको कोस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/√10, तो कोस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 3, तो साइन बी कितना हो जाएगा बताओ, 3/√10 हो जाएगा, 3/√10, 3/√10, तो 5√10 यानी कि √50 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस में 3 यानी कि 5/√50, √50 क्या होता है, 5√2, 5√2 होता है क्या,
साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो ये कट गया, 1/√2 आ गया, कितना आ गया बच्चों 1/√2, तो साइन ऑफ ए प्लस बी आ गया 1/√2, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, तो ए प्लस बी कितना हो सकता है बच्चों 45 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 45 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ये बताओ मेरे को साइन की वैल्यू, इसको चाहे साइन 45 लिखो चाहे साइन 180 माइनस 45 लिखो, क्योंकि बच्चों साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है सेम, तो ए प्लस बी या तो ये होगा या फिर 135 होगा, ऑप्शन में 135 है, 135 लिख दो। ये देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट एच आर अल्फा एंड बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, मतलब हिल के टॉप पे देखा तो हिल ऊपर है, ये हिल है बच्चों, है ना, हमने एक बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से देखा, ये बिल्डिंग है मान लो, ये वाली बिल्डिंग है बच्चों एच मीटर हाइट की, हमने इसके टॉप से और बॉटम से देखा बच्चों, और एंगल बन रहे हैं अल्फा और बीटा, टॉप से देखोगे तो क्या बनाओगे आप अल्फा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, और बॉटम से बच्चों हिल के टॉप पे देखोगे यहाँ पे, तो ये एंगल कितना बन रहा है बीटा, और आपको निकालनी है हाइट ऑफ द हिल, आपको ये पहाड़ी की हाइट निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। देखो ये अगर बच्चों एच है ए से लेके बी, तो सी से लेके डी भी तो क्या होगा एच होगा, है ना, और इसको क्या मान लो आप एक बार वाई मान लो, तो अपना जो आंसर होएगा वो कितना होएगा बताओ एच प्लस में वाई, क्योंकि हाइट ऑफ द हिल, हिल तो पूरी है ना ये। अच्छा अब हमारी हेल्प के लिए इसको क्या मान लो एक्स मान लो, बीसी को और एडी को दोनों को क्या मान लो एक्स मान लो। अब तो बस बच्चों दो ट्रायंगल के अंदर आपको पता है, जैसे हम हर बार क्वेश्चन करते हैं, ऊपर वाली ट्रायंगल में ई इसको मान लो इन ट्रायंगल ई डी ए, बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बच्चों टेन अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई क्या y कोट अल्फा आ जाएगी ना, क्योंकि मुझे x नहीं चाहिए तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, ये आ गई। फिर बड़ी ट्रायंगल में बच्चों जहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ECB में बोलो ये परपेंडिकुलर क्या है h प्लस वाई, और अपॉन क्या है बच्चों x, और क्या आएगी इसकी वैल्यू टेन बीटा। अच्छा x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x तो अपने को चाहिए नहीं ना, x क्या है बताओ y इंटू कोट एल्फा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों टेन बीटा, बताओ यहाँ तक समझ आ गया ना। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूँ, देखो क्या आ गया अपने पास h प्लस वाई अपॉन वाई कोट एल्फा इक्वल टू टेन बीटा। अपने को वैल्यू क्या निकालनी है बच्चों h प्लस वाई निकालनी है ना h प्लस वाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा y इंटू कोट एल्फा इंटू टेन बीटा। अच्छा एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन में ना अच्छा टेन बीटा भी है और कोट बीटा भी है, दोनों ही है, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, क्योंकि y तो हमने माना था ना, तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लो y को, कोट एल्फा इंटू टेन बीटा माइनस वन, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ बच्चों h अपॉन कोट एल्फा, टेन बीटा को वन बाय कोट एल्फा लिख दूं, वन बाय कोट बीटा, ठीक है, और कोट बीटा को ऊपर ले जाओ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी, है ना, और ये क्या आ गया अपना कोट एल्फा माइनस कोट बीटा। तो बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी आपको y की, जो मैंने y माना था मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी, तो बस अब आंसर बता दो, आंसर कितना है अपना h प्लस वाई, तो ये जो y है ना इसमें h जोड़ दो, ये लो मैंने h जोड़ दिया, अब ऊपर से h कॉमन लेके और एलसीएम ले लो, बस आंसर आ गया अपना, h तो कॉमन ले लो, और कोट एल्फा माइनस कोट बीटा बच्चों एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोट एल्फा माइनस कोट बीटा, और प्लस क्या बचेगा कोट बीटा कट गया, h इंटू कोट एल्फा, ऊपर नीचे क्या बच गया बच्चों कोट एल्फा माइनस कोट बीटा। सिर्फ ट्रायंगल बनानी है और कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है 70 मीटर इसकी हाइट है, इसके टॉप से हमने बच्चों क्या देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट, यहाँ पे पानी में एक बोट चल रही है, ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना 15 डिग्री, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और अपने को निकालनी है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस का फुट और ये बोट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लो x मान लो, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बच्चों टेन थीटा, टेन 15 की वैल्यू आप हमेशा जानते ही हो क्या होती है बच्चों टू माइनस रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x इंटू टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू 70, हमें तो x निकालना है 70 अपॉन टू माइनस रूट थ्री, इसको कर दो रेशनलाइज टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री, ऊपर क्या आ गया 70 इंटू टू प्लस रूट थ्री, नीचे क्या आ गया बच्चों वन, और आंसर आ गया अपना 70 इंटू टू प्लस में रूट थ्री। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट, कहने का मतलब ये है बच्चों ये तीन कोलिनियर पॉइंट है मान लो ए बी और सी, कोई कहता है ऐसा पॉइंट बताओ
जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट हो। मान लो आप कहते हो कि ये सर ये पॉइंट है जो इन तीनों से क्या है, ये इक्वी डिस्टेंट है। ध्यान से सुना मेरी बात बच्चों, ये थ्योरी होती है। दुनिया में बच्चों कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जो तीन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे ये तीनों डिस्टेंस बच्चों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। नो सच पॉइंट पी इज देयर। तो लिख लो ये अपनी नोटबुक में कि कोई भी पॉइंट ऐसा होता ही नहीं जो तीन कोलिनियर पॉइंट से क्या होता है बच्चों, इक्वी डिस्टेंट होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा पॉइंट होता ही नहीं जो तीन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, मैं तीन कोलिनियर पॉइंट से बात कर रहा हूँ बच्चों। आप एक बात बताओ मेरे को, ये ट्रायंगल है ना, इसका आप सर्क्यूम सेंटर ड्रॉ कर सकते हो ना, सर्कम सर्कल। ये क्या है बच्चों, सर्कम सर्कल है इसका, ट्रायंगल के बाहर। तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर, ये तो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है ना। ये तीनों की तीनों क्या होती है बच्चों, इसकी रेडियस होती है सर्कल की। तो ये जो सर्कम सेंटर है मान लो सी, ये बच्चों इक्वी डिस्टेंट है किससे, पी से भी, क्यू से भी और आर से भी। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पॉइंट तीन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट नहीं हो सकता, वो हो सकता है, बट तीन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट नहीं हो सकता। ये पी क्यू आर अगर कोलिनियर होते ना बच्चों, तब ये सी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता कि इन तीनों से क्या हो जाए, इक्वी डिस्टेंट हो जाए। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब उसका क्या आएगा, नल सेट आएगा आंसर अपना। अब ये देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, तीन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हाँ बिल्कुल होता है। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। बच्चों ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ऐसा पॉइंट बताओ जो इनसे और इनसे इक्वी डिस्टेंट हो। तो आप मानते थे ना वहां पे कोई पॉइंट पी मान लो और इसकी डिस्टेंस यहाँ से और बच्चों यहाँ से क्या रख दो, इक्वल रख दो। तो पी ए स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा पी बी स्क्वेयर। बताओ ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। पी बी स्क्वेयर निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वेयर। अब आपको पता है दोनों तरफ स्क्वेयर खोलोगे तो बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो कट जाएगा। ये चलो खोल ही देता हूँ मैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के टू ए बी, और यहाँ पे स्क्वेयर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस फोर प्लस में फोर वाई। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, वन माइनस के टू एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस में फोर वाई। टू एक्स को उधर शिफ्ट कर दो तो टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये आंसर आ गया बच्चों अपना, है ना। और होता क्या है ये पता है, जब भी आपको कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है देखो कि ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। तो बच्चों पता है वो क्या होता है लोकस, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके मिड पॉइंट पे भी मीट करता है, और इस ए बी लाइन के ऊपर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर भी है। तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, जैसे ये पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। और कहीं ले लो, ये पॉइंट ले लो तो ये डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, दोनों आपस में सेम आएगी। नीचे डिस्टेंस ले लो, ये दोनों डिस्टेंस बच्चों क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। तो ये जो लोकस होता है ये क्या है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप चेक भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ये देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तीन पॉइंट आपको चेक करने की ये कैसे है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ एनडीए के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका कि जब भी तीन पॉइंट आपको चेक करने हो या चार पॉइंट चेक करने हो, सबसे पहले चेक किया करो कि कहीं वो कोलिनियर तो नहीं है। और कोलिनियर चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों, टू डी में आप स्लोप चेक कर लो, ए बी का, बी सी का और सी ए का, तीनों स्लोप क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर 10th क्लास के बच्चों की तरह करना चाहते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तीनों डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी सी ए। अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम बच्चों तीसरे के इक्वल आता है तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। बेशक ऐसे चेक कर लो। देखो बच्चों दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो उसमें क्या अपने को सावधानी बरतनी है कि पहले तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। तो नीचे 9 है ऊपर 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी बात, आपको कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ 28 इधर है और यहाँ पे बच्चों 9 उधर है, तो दोनों को एक तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होती है उसका तरीका क्या होता है, दोनों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, एक में बच्चों 28 है एक में -27 है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, है ना। और नीचे क्या होता है बताओ, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 55, नीचे आ गया 15, 225 का स्क्वायर रूट है ना, 5 पे काट दो, 5 पे काटोगे तो कितना आएगा, 11/3, 11/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, पी क्यू आर एस बी द डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। कहने का ये मतलब है कि एक पॉइंट है बच्चों ओरिजिन मान लो, और इन चार पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, किन किन चार पॉइंट की, एक 2,6, एक है बच्चों 3,4, एक है 4,5 और एक है -2,5।
इन चारों पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है बच्चों, नाम दे रखा है, ये डिस्टेंस है p, ये है q, ये है r और ये है s। इसमें से कहता है कौन सा p q r s में से कौन सा बच्चों एक होल नंबर आएगा। तो एक बात बताओ, p की डिस्टेंस निकालनी है आपको, है ना, ओरिजिन से क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या ये होल नंबर आएगा? मेरे को दिख रहा है नहीं आएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर आएगा। आपको क्लियर दिख रहा है 3 4 q आएगा, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5। यस, ये क्या है, एक होल नंबर है। बाकी कोई भी देख लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो बच्चों वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो q जो आएगा वो आपको पता है, डायरेक्ट ही बता दोगे पेपर में तो कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होती है, 5 होती है। तो बस ये क्या है, q है, आंसर आ गया अपना। बट फिर भी मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया। ये बच्चों बिल्कुल 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है कि 4 3 से परपेंडिकुलर डाला हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो देखो 4 3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, परपेंडिकुलर डाल दो बच्चों इस 4 3 से एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान देखो, पहले एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है फिर वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है बच्चों उसकी लेंथ कितनी है p, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ कितनी है q। अब आप मेरे को ये बताओ, जो कोई पॉइंट p होता है उसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है ना। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है बच्चों, ये जो q है ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये 4 है तो ये q है, और ये 3 हाइट कितनी होगी, 3 होगी, तभी तो y कोऑर्डिनेट 3 आया है। तो ये कितना है अपना 3 है, सब ये कितना है 4 है। तो अब आप देख लो कौन सा रिलेशन बच्चों करेक्ट है, p और q इक्वल नहीं है, 3p इक्वल टू 4q। देखना 3 इंटू p की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4, q की वैल्यू 4 नहीं है ना, 4p इक्वल टू 3q सही है। देखो 4 इंटू p और 3 इंटू q कितना है 4, ये सही है। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायग्राम बनाओ आंसर आ जाएगा। कहता है बच्चों लेमडा की वैल्यू बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के। पहले तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा ठीक करके लिखो, एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कोफिशिएंट 2, यहाँ से क्या आएगा बच्चों 6 लेमडा। ऐसे ही वाई कॉमन लो तो यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस लेमडा और 4 प्लस 12 लेमडा इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप बता दो आप मेरे को, है ना। स्लोप क्या होगा बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये कोफिशिएंट ऑफ वाई को 3 माइनस लेमडा लिख देता हूँ, है ना। बताओ स्लोप निकालना तो आता ही आपको, ये मैंने बच्चों स्लोप निकाल दिया, ये आ गया स्लोप। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है ना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है कोई लाइन तो स्लोप को 0 पुट किया करो, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है बच्चों तो इसका जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ये स्लोप क्या है बच्चों, इनफाइनेट। और कोई भी नंबर इनफाइनेट लेके आना तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर इनफाइनेट आएगा ना। तो लेमडा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 48 क्वेश्चन में बच्चों कुछ करना ही नहीं आपको, बस सिंपल तरीका होता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो x एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर आपको ये निकालना हो तो माइनस का साइन बाहर, y1 डिवाइड बाय y2 कर दो। और y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना हो तो x1 बाय x2 करके और माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। अब कहता है y इक्वल टू 0 लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, बताओ बच्चों y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है हमेशा 0, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कहो या x एक्सिस कहो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताओ आंसर क्या होता है, x एक्सिस निकालना है तो माइनस y1 बाई y2, y1 कितना -5, y2 कितना 7। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 5:7 इस क्वेश्चन का आंसर है। 49th क्वेश्चन में इलिप्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल, यानी कि 2a। ए क्या होता है बच्चों, बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, a स्क्वायर 9 है यहाँ पे, तो a कितना आ गया 3, तो 2a कितना आ जाएगा 6। 6 अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। 50th क्वेश्चन में बच्चों इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से छोटी 0 से बड़ी, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इक्वेशन बतानी है स्ट्रेट लाइन की जो 45 का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों स्लोप तो हो गया tan 45। अपने को लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो क्या चाहिए स्लोप और एक क्या चाहिए पासिंग पॉइंट। और बच्चों y इंटरसेप्ट कितना है इसका 101। देखो बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाया करो। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या बच्चों, कि ये लाइन y एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 101 है। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपको पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है, तो बच्चों बता दो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
तो ये क्या आ गया, y माइनस 101 इक्वल टू x, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 101 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो के बताओ। डायग्राम बना लिया, इक्विलेटरल है, तीनों साइड निकाल लो, ए बी बी सी सी ए निकाल लोगे। अब बच्चों के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं तो कहता हूँ मेरे को सबसे आसान लग रहा है बी सी और सी ए को इक्वल पुट कर दो, करना पुट। इनको इक्वल पुट करोगे बच्चों तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है, हो गया। तो ये कितना है बताओ, 3 प्लस के माइनस 6 का होल स्क्वायर और 3 प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 से 3 काट दो और इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये भी बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो कर लो इसको सोल्व, बस अब तो के स्क्वायर कट गया, ये 36 माइनस 16 20, और 12 को उधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 8 के, तो कितना आ गया 4k, 4k इक्वल टू 20, तो के कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 में आपको इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 13 दे रखी है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको 13 के इक्वल रख दो ए बी को, और बच्चों क्या है, लेमडा की दो वैल्यू आएगी, आपको ऑप्शन में क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, एक लाइन है बच्चों ओपी, जिसकी लेंथ है कितनी आर, ओ ओरिजिन है और वो अल्फा एंगल बनाती है बच्चों एक्स एक्सिस के साथ, और वो एक्स जेड प्लेन के अंदर लाई करती है। एक बात बताओ, लाइन ओपी है, ओ तो ओरिजिन है, और एक्स जेड प्लेन के अंदर बच्चों लाई करती है, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे भाई, लाइन अगर एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो भी तो एक्स जेड प्लेन में होगा, और एक्स जेड प्लेन में जो भी बच्चों पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, जीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता और वाई कोऑर्डिनेट हमें, जेड कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, इसको मैं एक्स और जेड मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट अपने को बताने हैं, क्या करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, ओपी वेक्टर, इसको एज ए वेक्टर ट्रीट कर लो। इसकी लेंथ कितनी है आर, तो यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, आर आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर और एक एक्स एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल है बच्चों कितना है, वो अल्फा एंगल कितना बनाते हैं, ये अल्फा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर क्या मान लो आप, आई कैप मान लो, और ओपी वेक्टर तो है ही अपना, ओपी वेक्टर क्या हो गया बताओ फिर, एक्स जीरो जेड हो ही गया, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग आप वेक्टर मान रहे हो आई, वो क्या होता है 1 0 0, तो इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है बताओ, कोस अल्फा बच्चों क्या होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसका 1, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट की आर दे रखी है। तो यानी कि यहाँ से बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट अपना आ गया क्या, आर कोस अल्फा। इसको निकालने की भी वैसे जरूरत नहीं थी है ना, डायरेक्ट भी तो अपने को पता है कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है, तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो एलिमेंट उसके डायरेक्शन को साइन है वेक्टर की, और आर बच्चों इसकी लेंथ है, तो वेक्टर यही हो जाता है ना। तो एल एल क्या होता है, कोस अल्फा, तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता था क्या, आर कोस अल्फा। वैसे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि आर कोस अल्फा कैसे आया। उसके बाद बच्चों अपने को क्या निकालना है, सिर्फ अब ये जेड कोऑर्डिनेट और निकालना है। जेड कोऑर्डिनेट अब कैसे निकाले, अब बात रहेगी किसकी, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट की। इन तीनों का आपको क्या दे रखा है, अब देखना नाउ, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर जो दे रखा है वो आर स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या है बताओ, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। तो जेड कितना आएगा बच्चों, आर साइन अल्फा, तो जेड कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल दिया आर साइन अल्फा। तो पी पॉइंट अपना क्या आ गया बताओ, हमने क्या माना था, एक्स जीरो जेड, एक्स की वैल्यू क्या आई, आर कोस अल्फा, वाई जीरो है, और जेड की वैल्यू क्या आई बच्चों, आर साइन अल्फा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दे रखा है अपने को। इस क्वेश्चन में तो बच्चों ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो बच्चों, किससे, कोऑर्डिनेट प्लेन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन से। अगर बच्चों एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालनी हो तो एक्स वाई प्लेन में कौन गायब होता है, जेड, तो जेड का मोड लिख दो है ना। और वाई जेड प्लेन में निकालनी हो तो मोड एक्स, और जेड एक्स प्लेन में निकालनी हो तो मोड वाई। तो अपने को क्या निकालनी है, वाई जेड प्लेन में, इसमें कौन गायब है, एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मोड लिख दिया करो, यानी कि मोड 1 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं सीखना चाहते तो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी प्लेन से, तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू जीरो। अब तो वही बच्चों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट की प्लेन से, पॉइंट को पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, ठीक है, आंसर यहाँ से भी 1 ही आएगा। बट ओरल क्वेश्चन था ये तो ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक लाइन के डायरेक्शन को साइन बताने हैं जो
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? इक्वल एंगल बनाती है। तो मतलब एंगल अगर इक्वल बनाती है तो बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बताओ लाइन के? यही होते हैं ना, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा क्या है? तीनों सेम है, क्योंकि एंगल क्या बना रही है ये? इक्वल। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। एक बात बताओ, तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम बच्चों कितना होता है? 1 होता है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया? 1। तो कोस अल्फा यहाँ से कितना आएगा? 1/√3। अच्छा, अब पॉजिटिव लेना है। अगर बच्चों ये सिर्फ ये दिया होता ना कि विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो प्लस माइनस का साइन लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है, तो बस कोस अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या आगे बताओ? 1/√3, 1/√3, 1/√3। बच्चों ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहाँ पे सिखा दिया जाता है कि अगर एक लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन को साइंस बच्चों क्या होते हैं? प्लस माइनस, पता है ना, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो बस हमने क्या ले ली? सिर्फ प्लस का साइन कंसीडर कर लिया, आंसर आ जाएगा। सोल्व करने की इस क्वेश्चन को जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, एंगल बताना है इन दो लाइन के बीच का। तो दो लाइन के बीच का एंगल कौन सा होता है? जो इनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इसका डायरेक्शन वेक्टर बताओ क्या होता है? ध्यान से देखना बच्चों, नीचे वाला है ना 1 -2 1, लेकिन ध्यान से ये देखना आपको कि ऊपर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसमें देखो 1 नहीं है, इसमें बच्चों 1 नहीं है, तो 1 बनाओ। ऊपर नीचे 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो फिर ये अपना ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये लाइन, दूसरी वाली लाइन। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है बच्चों वो क्या होगा? 1 3/2, 2। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? एंगल। तो पहले तो ए डॉट भी तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। ए डॉट भी तो निकाल लो पहले। 1 -3 + 2। देखो बच्चों ये 0 आ गया। और एंगल जब आप मानते थे ना, कोस थीटा मानते थे, तो क्या होता था? वो ए डॉट बी इनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। तो जब ए डॉट बी ही 0 आ गया बच्चों, तो कोस थीटा 0, तो थीटा कितना आ गया? π/2। मतलब कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि आपको मान लो ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ऐसा प्लेन जो इसके क्या हो? पैरेलल हो। तो पैरेलल प्लेन के अंदर जो बच्चों फर्क होता है ना, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क होता है, बाकी सब सेम। ए एक्स बी वाई सी जेड, यहाँ कांस्टेंट टर्म डी है, यहाँ क्या मान लो? के मान लो। प्लस का के मान लो, माइनस के मान लो, 2 के मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके क्या हो? पैरेलल हो और इस पॉइंट से क्या होता हो? पास। तो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मान ले? 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस k इक्वल टू 0 मान लो। अब k की वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर क्या पुट कर दो बच्चों? पॉइंट पुट कर दो। 1 2 3 करना। x को 1, y को 2 और z को 3। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 4 आ गई क्या? k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो फिर ये इक्वेशन क्या आ गई? 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना? सी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डायरेक्शन रेशो बताने हैं बच्चों ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन। देखो दो प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो कौन सी होती है? एक ये प्लेन है, एक मान लो ये प्लेन है। जैसे आप अपनी नोटबुक को खोल लो, नोटबुक को खोल के जो ये बीच वाली लाइन है ना बच्चों, दो पेज को जो ज्वाइन कर रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं या लाइन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। तो इसके जो डायरेक्शन रेशो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है मान लो n1, इसका नॉर्मल वेक्टर है मान लेते हैं n2। तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है b वेक्टर, वो n1 के भी परपेंडिकुलर होता है और n2 के भी। तो यानी कि वो n1 और n2 की क्या होगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक वेक्टर जो n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होता है? उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने प्लेन की इक्वेशन को ठीक करके लिख दिया। तो बताओ यहाँ से n1 वेक्टर कितना आ जाएगा? पहले प्लेन की नॉर्मल क्या आएगी बताओ? 1 0 -3। n2 वेक्टर यहाँ से बता दो कितना आएगा? 0 1 -2। अब n1 क्रॉस n2 निकाल दो और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आई जे के 1 0 -3 0 1 -2 निकाल दो बस आंसर। क्या आ गया बताओ? आई। और ये बच्चों क्या आएगा अपना? 0 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप, और ये कितना आ जाएगा? -2 और प्लस के कैप इंटू 1। तो ये आ गया 3 2 1। 3 2 1 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती है और जेड एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो बता दो आप मेरे को, क्या होते हैं? 0 0 1 होते हैं। तो एक लाइन का पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो भी दे रखे हैं। तो बस लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ? x - x1 y - y1 z -
Z1 है ना पासिंग पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 0 1। देख लो ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पेपर में कोई लिख के देखोगे? पेपर में देखो पॉइंट तो सब में सेम है, डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 सिर्फ इसी के अंदर है एक में, बाकी तो कहीं है ही नहीं, तो बस इसको डायरेक्ट टिक कर देना। लिमिट के क्वेश्चन तो बच्चों आपको पता ही है, बिल्कुल आसान होते हैं। ये 0/0 फॉर्म है, सीधा लोपिटल लगाओ, कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम। ये 0/0 फॉर्म है, लोपिटल लगाओ आंसर आ जाएगा। या फिर आपको ये हर टीचर बताता है क्लास में, ये तो कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट आंसर आपको हमेशा याद होना चाहिए कितना 1/2। अगर याद होता तो बच्चों आप क्या कहते हैं, इसका आंसर कितना है 1/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1। ओरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो चीज़ टीचर क्लास में सिखाता है, नोट करवाता है, हाईलाइट करवाता है, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर एनडीए का पेपर आपको बच्चों का खेल लगेगा बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्या कहता है, इसमें पहली स्टेटमेंट है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि x को 0 पुट करोगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड, तो यानी कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो गलत हो गया है ना। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये पहली स्टेटमेंट तो क्या है फॉल्स है ना। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है ये एग्जिस्ट नहीं करती, देखो निकाल के, लिमिट x गोज टू 0 e की पावर 1/x, x को 0 पुट करोगे e की पावर 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनेट। तो बच्चों फाइनेट तो नहीं आई ना, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सही कह रहा है, मतलब कि ये सही कह रहा है, करेक्ट। तो कौन सी है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और dy/dx निकालना है, जिससे क्या आ जाए -x/y। तो m की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे dy/dx ये बन जाए, तो निकालो एक बार dy/dx, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे x की पावर m-1, ये भी बच्चों पावर आगे ले आओ ऐसा, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0। m कॉमन लेके काट दो, m कॉमन लेके बच्चों काटोगे तो यहाँ पे पहुंच गए, इक्वल टू 0, dy/dx निकाल लो। देखो पहले तो इस प्लस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगी ये, और फिर ये जो y मल्टीप्लाई में है y की पावर ये इसके नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा -x/y की पावर कितनी आ गई बच्चों m-1। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, -x/y चाहिए, मतलब इसकी पावर कितनी चाहिए 1। तो जो भी इसकी पावर है बच्चों ये, इसको किसके इक्वेट कर दो 1 के, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखते ही m की वैल्यू पूछी गई है तो पता होना चाहिए। देखो अगर मैं ऑप्शन भी चेक करूं तो x² + y², अगर m को बच्चों में 2 मानूं तो x² + y² = 1। क्या आपको नहीं लगता कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है -x/y होता है, क्योंकि 2x इसका 2y dy/dx = 0। तो बच्चों 2 कॉमन लेके काटोगे है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कि कुछ सोल्व करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। dy/dx कितना आ जाएगा बताओ -x/y, तो कितना पुट करने से आएगा m को 2 पुट करने से आएगा। तो बेसिक मेथड भी ये है, लेकिन पेपर के अंदर इतनी तो बच्चों ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि पावर 2 करोगे तभी तो वो आगे आके फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 1 रहेगी ना, और एक ही चाहिए, एक चाहिए। डेरिवेटिव होने के बाद पावर 1 आ गई, तो डेरिवेटिव से पहले पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो वही तो पूछा इसने कि m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों, ये कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फंक्शन आपको दे रखा है, पहले तो फंक्शन के अंदर मोड आ गया ना, इस फंक्शन को रीडिफाइन करो। पहले इस मोड को पॉजिटिव साइन के साथ खोलो, कब, जब x क्या होगा बच्चों 0 से बड़ा, x 0 तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। फिर बच्चों इसको नेगेटिव साइन के साथ खोलो, यानी कि -x, ये कब आएगा जब x 0 से क्या हो छोटा। अब 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, तो 0 पे आप क्या कर लो, फंक्शन की लिमिट निकाल लो, लिमिट x गोज टू 0 f(x), ये निकाल लो, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट आएगी, x को 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो -x है और x को 0 पुट करोगे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। और बच्चों फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है सेम है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। और देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन थी है ना, वहां पे तो कंटिन्यूस है, और बाकी जगह तो कहीं गिवन है ही नहीं, मतलब बाकी जगह हर जगह क्या मानते हैं इसको कंटिन्यूस मानते हैं, मतलब ये फंक्शन हर जगह बच्चों क्या होगा कंटिन्यूस हो गया। क्योंकि डाउट किस पे था 0 पे, और 0 पे हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है हर जगह पे। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लिमिट का 0/0 फॉर्म है, लोपिटल लगा दो या फिर फैक्टर बना लो, x - 2 x + 2, ये -2 वाला कट जाएगा, बाकी बच जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट के तो क्वेश्चन एनडीए में आपको पता है बहुत ईजी पूछे जाते हैं। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एओडी का। सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर/सेकंड के हिसाब से, मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है dr/dt 3, और उसके बाद निकालना क्या है
आपको रेट ऑफ इंक्रीज निकालनी है किसकी, एरिया की। मतलब बच्चों आपको निकालना क्या है, डी ए बाई डी टी, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बताओ डी ए बाई डी टी निकालना है। ए का मतलब एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, पाई और आर का टू आर, और फिर आर का भी तो करेंगे ना, आर स्क्वायर का टू आर और आर का डी आर बाई डी टी, और टी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो 3। तो आंसर कितना आ गया अपना 6 पाई आर, आंसर आ गया 6 पाई आर। और लास्ट में कहता है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसमें आर को कितना पुट कर दो, 10 पुट कर दो। तो 6 पाई इंटू 10 यानी कि 60 पाई, 60 पाई बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर डी आ गया ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो अब ध्यान से पढ़ो। ये कहता है लेट एफ एक फंक्शन है बच्चों हुज इनवर्स इज दिस, मतलब ये जो फंक्शन है ना ये इनवर्स दे रखा है, और आपको कहता है वापस से एफ एक्स निकालो। यानी कि बच्चों एक फंक्शन का आपने पहले क्या निकाल रखा है, इनवर्स। अब ये कहता है वापस एक्स बताओ क्या होगा, तो इसका फिर से इनवर्स निकाल दो। इसको क्या मान लो एक बार, जी एक्स मान लो, है ना, क्या मान लो इसको, जी एक्स मान लो। अब एक फंक्शन का इनवर्स निकालो, फिर से उसका इनवर्स निकालोगे तो बच्चों वापस वही फंक्शन आ जाएगा, पता है ना आपको। और इसको क्या मान लेते हैं उसके लिए, वाई मान लेते हैं, और एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई मान के और एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3y-5। तो ये जो होता है बच्चों यही तो क्या होता है फंक्शन का इनवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे एफ इनवर्स तो पहले ही दे रखा है, तो फिर ये क्या हो गया बताओ, एफ ऑफ वाई हो गया। तो एफ एक्स कितना हो गया, 3x-5। मेरे कहने का मतलब ये है इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है आपको, बस ये कहानी है। इनवर्स किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, उसको y मान के x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आएगी वही बच्चों फंक्शन का इनवर्स होता है। बस लास्ट में y को किससे रिप्लेस कर दो, x से रिप्लेस कर दो। ये तो बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन होता है ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, देखो ये दो स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। y अगर ये है ln secant प्लस 10, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। देखो बच्चों एक तो स्टूडेंट क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखेगा u बाई वी रूल से, है ना। देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको दिखा दिए, डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को आते हैं ये और ये दोनों सही है। लेकिन एक बात बताओ ना, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है ना, सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। अगर सीकेंट का इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डेरिवेटिव वापस से क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह से बच्चों कोशिकेंट का इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोशिकेंट एक्स हो जाएगा। मतलब आपको अगर इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले ये याद है, देखो ये लिख रखे हैं, तो ये क्वेश्चन ओरल है, बिना कुछ लिखे आप आंसर दे दोगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और नहीं याद तो फिर बच्चों डिफरेंशिएशन कर लो, देखो बिल्कुल आसानी से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन पेपर के अंदर फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए ना सारे के सारे। ये देख लो फंक्शन दे रखा है आपको, डेरिवेटिव निकालना है बच्चों ओ एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स निकालना कितनी बड़ी बात है बताओ। ए की पावर एक्स की फॉर्म में है, ये सेम पावर का डेरिवेटिव, और इनटू क्या होता है, लोग ए होता है ना, इनटू क्या होता है लोग ए, यानी कि एल एन ए। अब कोई भी ऑप्शन बच्चों ऐसा नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव निकाल के क्या पुट कर दो, जीरो से बड़ा, डेरिवेटिव निकाल के जीरो से बड़ा पुट पुट के यहाँ पे पहुंच गया। अब नंबर लाइन बना लो, ये जीरो और ये 2 प्लस माइनस प्लस, तो या तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए या फिर यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू या तो क्या हो जीरो से छोटी, या फिर बच्चों x की वैल्यू क्या हो 2 से बड़ी, 2 से बड़ी या जीरो से छोटी। आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखे बच्चों एफ एक्स और जी वाई, और कहता है अगर ये है तो एफ और जी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, और जी वाई वाई क्यूब है, तो जी एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक ही बात है बच्चों, एक्स वाई को एक्स में चेंज कर दो, तो ये दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए ना, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स बच्चों दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज ए बाइजेक्शन। बच्चों पहले तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है अगर हम उसको x को 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगी। मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा, मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है x। और ये फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, बाइजेक्टिव होता है, हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये गलत कह रहा है, ये क्या है बच्चों, गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या अपनी करेक्ट है। बाइजेक्टिव क्यों है, ये 1 1 भी है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की तो उसके बदले में जो वैल्यू आएगी वो सेम x आएगी। तो x अगर डिफरेंट होगा तो वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। और ऑन टू क्या है बच्चों, एक्स जो जो पॉइंट इसके डोमेन में होंगे वो पुट करेंगे तो बच्चों सारे के सारी वैल्यू आ जाएगी ना अपनी। 1 पुट करेंगे तो 1 भी आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 भी आ जाएगी। मतलब जहां जहां फंक्शन डिफाइन होगा बच्चों वो सारे के सारे पॉइंट इसकी रेंज में आएंगे। तो यानी कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू, 1 1 ऑन टू दोनों होता है। बस लिख लो ये पॉइंट, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये एक ए सेट दे रखा है आपको,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x क्या है बच्चों, 0 या 0 से बड़ा, मतलब कि ये जो सेट है ना वो एक इंटरवल की फॉर्म में है जहाँ पे x की सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये है एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है a से लेके a तक, कैसा, एक्स स्क्वायर, और आपको चेक करना है बच्चों कि इस फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं। देखो डज नॉट हैव इनवर्स, तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ये बताओ, लिख लो ये पॉइंट है ना, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज बाइजेक्टिव, है ना। कोई फंक्शन जब बच्चों बाइजेक्टिव होता है ना तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो हम चेक करें बाइजेक्टिव है कि नहीं। बताओ 1 1 के लिए क्या आपको लगता है बच्चों कोई पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू पे आंसर भी तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आप इसको 1 पुट कर लो या -1 पुट कर लो, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो 1 1 नहीं हुआ। लेकिन नहीं बच्चों, -1 तो पुट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि डोमेन क्या है ए, और ए सेट में सिर्फ एलिमेंट कौन से आएंगे, 0 या 0 से बड़े। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का बच्चों स्क्वायर भी तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। ऑन टू बताओ, ऑन टू देखो फंक्शन है बच्चों ए से ए, यानी कि ये क्या है इसका कोडोमेन। और अगर हम रेंज निकाले बच्चों, एक बात बताना, एफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 या 0 से बड़ी। तो रेंज क्या आ गई फिर बताओ, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी है, 0 या 0 से बड़ी। तो रेंज का जो सेट है वो भी क्या आ गया बच्चों, ए आ गया वापस से। तो कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और बच्चों ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ गए आप मेरी बात। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये स्टेटमेंट तो होगी गलत, ठीक है। फंक्शन का इनवर्स है लेकिन खुद का इनवर्स वो फंक्शन नहीं है, इसका मतलब आप फंक्शन का इनवर्स निकाल लो ना, क्यों चक्कर में पड़ते हो। इसको क्या मान लो एक बार के लिए, y मान लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x क्या आएगा रूट वाई, प्लस माइनस का नहीं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव पे डिफाइन है ना फंक्शन। तो f इनवर्स x क्या आ गया बताओ, रूट ऑफ y की जगह क्या लिख दो x। तो बताओ क्या फंक्शन का इनवर्स वो खुद है, नहीं बच्चों खुद नहीं है। ये फंक्शन तो एक्स स्क्वायर था लेकिन इनवर्स क्या है, रूट एक्स है। तो फंक्शन इज इट्स ओन इनवर्स, गलत बात है। फंक्शन कहता है इनवर्स तो है, उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो खुद का इनवर्स खुद ही नहीं है। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट क्या आ गई, करेक्ट आ गई। मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है बट जो एफ इनवर्स होगा ना वो एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, आपको y दे रखा है और dy बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो y आपको दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्या होता है, लोग का हो जाएगा बच्चों 1 बाई, सेम लिख दो, और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। क्या होता है बताओ, e की पावर एम एक्स का m इंटू ई की पावर एम एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा ना बच्चों, e की पावर माइनस एम एक्स, और m तो आएगा, ये आ गया। पुट कर दो अब x को क्या 0, x को 0 पुट करोगे तो बताओ m इंटू ई की पावर 0 कितना होता है 1, और e की पावर 0 कितना होता है 1, और नीचे भी कितना हो गया 1 प्लस 1। तो बच्चों ऊपर क्या आ गया 0, 0/2, आंसर कितना आ गया अपना 0 आ गया। 75th क्वेश्चन बच्चों, मिनिमम वैल्यू, मोड तो कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है 0, 0 से कम तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मोड x जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो कम से कम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसको ऐसा करो ना, इकट्ठा कर लो, ए ई को इकट्ठा कर लो, क्योंकि है तो एक नंबर ही, ए भी कांस्टेंट है ई भी कांस्टेंट है। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन का रूल लगा दो, इसमें क्या होता था बताओ, ए की पावर एक्स यही होता था, और डिवाइड बाय क्या होता था बच्चों, लोगे। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, बस ए ही है भाई। जैसे आपको 5 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते थे, 5 की पावर एक्स अपॉन log 5, बस यहाँ पे 5 की जगह क्या है, ए ही है, बिल्कुल सेम वही रूल। तो आंसर क्या आ गया देख लो अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है ये आपको लिख नहीं रहा ओड फंक्शन है ये, तो जब भी लिमिट -a टू a की फॉर्म में होना तो बस आप चेक किया करो हमेशा कि कहीं फंक्शन ओड तो नहीं हो। x को जब बच्चों -x में चेंज करोगे तो मोड के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो पूरा क्या हो गया, फंक्शन नेगेटिव हो गया। तो एफ एक्स एफ ऑफ -x माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा है ओड, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -1 to 1 के बीच में क्या होगा, 0 होगा। ये बच्चों बिल्कुल सेम एनडीए 2012 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आया था एज इट इज, बिना कोई चेंज करे सेम क्वेश्चन है वही, है ना। टेन इनवर्स एक्स को क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं, या फिर मैंने क्या करवाया था आपको सीधा बिना कुछ पुट करे टेन इनवर्स एक्स, और ये उसका क्या रखा हुआ है साथ में डेरिवेटिव। तो फंक्शन और साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में क्या कर दो बच्चों, बस एक बढ़ा दो और वही पावर नीचे और लिमिट पुट कर दो, है ना। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ये देखो ये मैंने सॉल्यूशन वहां पे करवाया था आपको 2012 में, सेम टू सेम ये मैंने दोबारा करके दिखा दिया आपको। उसके बाद इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों, आपको क्या दे रखा है sin 2x इंटू एल एन कोट एक्स, आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करो, पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ,
एक्स को चेंज कर दो किसमें, पाई बाय 2 माइनस एक्स में, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये कोट एक्स है, कोट में x को हम 90 माइनस एक्स लिखेंगे तो वो 10 बन जाएगा, फिर दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो बच्चों 10 इंटू कोट क्या होता है 1 और log 1 क्या होता है 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा ना, अपने दिमाग में पहले ही सारी चीज सद रही है देखो, क्योंकि सॉल्विंग इतनी ज्यादा करी हुई है अपने। तो i क्या बन जाएगा बताओ, 0 से पाई बाय 2। अच्छा साइन 2x का क्या होगा बताओ, साइन 2x जब x को हम चेंज करेंगे किस में, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो देखो ये क्या बनेगा, साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो पाई माइनस 2x, और साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा ही होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कोट का क्या बन जाएगा बताओ, 10 बन जाएगा ना, कोट x को 90 माइनस एक्स लिखेंगे तो 10x बन जाएगा वो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को बच्चों ऐड करोगे तो 0 से पाई बाय 2, साइन 2x तो कॉमन ले लो, साइन 2x कॉमन ले लो तो क्या आ गया, ये log ऑफ कोट x और प्लस में log ऑफ 10x, और log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, log mn होता है। मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले ही खत्म हो चुका है ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर बच्चों, साइन x आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए जिनको मैथ बहुत वीक लगता है, उनका मैथ वीक है, तो ये आ गया बच्चों क्या, कोट x इंटू 10x, और कोट x इंटू 10x क्या होता है 1, log 1 क्या होता है 0, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों क्या बोला गया है, एरिया निकालना है आपको, कर्व कौन सी है, y इक्वल टू साइन एक्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई, और y इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या है बच्चों, x एक्सिस है ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से पता है कि साइन एक्स का आसानी से ग्राफ ही बना लो ये लो ऐसे। तो ये एरिया कितना होता है 0 से लेके पाई, में हमेशा बताता हूँ ना बच्चों, एक लूप का एरिया जो होता है साइन के अंदर कितना होता है 2, और ये भी कितना होता है 2, 0 से 2 पाई तक निकालना है ना, मतलब 2 लूप हो गए, तो 2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया, सीधा सीधा आंसर कर दो। अच्छा या इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो क्या करोगे बच्चों फिर बताओ, 0 से 2 पाई इकट्ठी लिमिट मत ले लेना, अदरवाइज आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये +2 देगा ये -2 देगा। 0 से लेके पाई में तो बच्चों फंक्शन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, है ना। और पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन से करोगे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, बट आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एक लूप के अंदर एरिया 2 यूनिट होता है, तो बच्चों 2 लूप के अंदर कितना हो जाएगा 2 + 2 4, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ये बच्चों देख लो, log x बाई एक्स का अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव, तो साथ में डेरिवेटिव हो तो बस क्या किया करो, फंक्शन का स्क्वायर करके वही पावर नीचे प्लस में c आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स, अच्छा y इक्वल टू 0 क्या होता है, ये तो x एक्सिस होता है ना, और x इज इक्वल टू 4। देखो बनाओ ग्राफ, बनाओ ग्राफ से तुरंत पता लग जाएगा आपको कि क्या कहना चाहता है ये। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चों, ये लाइन होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। और x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 4, x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ y एक्सिस के कहीं पैरेलल होगा, ये रहा x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो आपको ये वाला बच्चों एरिया निकालना है, x एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच का एरिया, मतलब ये। अब ये तो बताओ, ये तो ट्रायंगल नहीं है, ये डिस्टेंस कितनी है आप मेरे को बता दो, 4 है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 है। अब x यहाँ पे 4 है तो बच्चों y भी तो कितना होगा 4, क्योंकि लाइन क्या है इक्वल है, y इक्वल टू x, तो ये हाइट भी 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि कितना आएगा 8 आ जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हो, मेथड नंबर 2 बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से करवा देता हूँ, क्या होगा बताओ, लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4, x की लिमिट 0 से 4, और y dx क्या है बच्चों y dx, और y क्या है बता दो x है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, कर दो ये लो लिमिट पुट, आंसर वही कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बट कोई जरूरी नहीं है ना, तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कितनी आसानी से ट्रायंगल बन रही है। तो ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, और ये कोसिकेंट स्क्वायर, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट, पता है ना बच्चों, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस कोट एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी। बट ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी, ऐसे ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, साइन कोस में चेंज कर लो, ये क्या लिख दो इसको साइन बाय कोस, और इसको क्या लिख दो कोस बाय साइन, साइन कोस एलसीएम ले लो, साइन कोस बच्चों एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 आ गया क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या बन गया बताओ 2 साइन है कोस है साइन 2 है, यानी कि साइन 2x प्लस सी, और साइन 2x को ऊपर शिफ्ट कर दो क्या हो जाएगा कोस कोसिकन 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ कोसिकन 2x प्लस में सी, ऑप्शन नंबर ए आ गया देख लो। इसमें आपको क्या बतानी है बच्चों डिग्री,
ऑर्डर कितना है बताओ, 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या क्या होती है बच्चों, डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, ध्यान रखना, वो डिग्री होती है, कहीं गलती से 2 आंसर मत दे देना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा बच्चों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर डिग्री डिफाइन होती है, कभी डिग्री ऐसी नहीं आती 3/2 5/2 ना, ऑर्डर ऑर्डर और डिग्री जो भी होते हैं बच्चों, वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, अगर डिग्री एग्जिस्ट करती है तो ये कहता है कंसीडर करो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर m है और डिग्री क्या है, n है। तो कौन सा पेयर बच्चों फिजिबल नहीं है, फिजिबल का मतलब पॉसिबल, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर बच्चों डिग्री और ऑर्डर का पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो, ये 3 है, ये 2 है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों जो भी डिग्री हो या ऑर्डर हो, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। m और n की वैल्यू बच्चों कभी भी 3/2 हो ही नहीं सकती, तो ये पेयर अपना पॉसिबल नहीं है। आंसर आ गया बी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कितनी बार डेरिवेटिव करोगे बताओ, दो। एक तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, अच्छा क्या दे रखा है अपने को, a इंटू लेमडा एक्स प्लस में अल्फा। तो ठीक है, इसको हम करते हैं सोल्व। देखो dy बाई डी एक्स निकाल दो। फर्स्ट फंक्शन ये a सेम, और साइन का क्या होता है कोस लेमडा एक्स प्लस में अल्फा, और फिर लेमडा एक्स प्लस अल्फा का डेरिवेटिव कितना होगा, लेमडा होगा ना, मतलब ये क्या हो गया, a लेमडा इंटू कोस ऑफ लेमडा एक्स प्लस में अल्फा। एक बार और डेरिवेटिव निकाल दो, तो बताओ क्या आएगा, a लेमडा तो कांस्टेंट है, कोस का कितना होगा माइनस साइन, और लेमडा एक्स प्लस में अल्फा, और फिर लेमडा एक्स का कितना हो जाएगा लेमडा, तो ये कितना आ गया बोलो, माइनस a लेमडा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लेमडा एक्स प्लस में अल्फा। अब बच्चों माइनस के लेमडा स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या बन रहा है, देखो y बन रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत किए हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देख लो आपको। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों सोल्व करना है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो निकाल लो एक बार सॉल्यूशन तो निकालो। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, एक्स को उधर शिफ्ट कर दो है ना, और dx को उधर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो, y का वाई स्क्वायर बाई 2, a का ax और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या कर दो बच्चों c1 कर दो। इसको सबको एक तरफ ले आओ, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू c1। ये तो मेरे को दिख रहा है सर्कल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, ये किसकी इक्वेशन होती है बताओ, सर्कल की, यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है, ए सेट ऑफ सर्कल्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, दोनों सेम है, और एक्स वाई की कोई टर्म मौजूद है ही नहीं, तो सर्कल होता है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। देखो हम डायरेक्ट इसको बच्चों सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो 12th क्लास के सिलेबस में सिखाया जाता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया जाता है, मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे तो डिग्री कितनी है 2। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन को बच्चों आप बीएससी में या जब कॉलेज में जाओगे तब जाके सोल्व करना सीखोगे, अभी आपको नहीं आती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कौन सा नहीं है हमें ये चेक करना है। सॉल्यूशन का मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो आप क्या कर लो, ऑप्शन को पुट करके देख लो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, सॉल्यूशन नहीं है चेक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, डेरिवेटिव निकालो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। अब ये पुट करना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी बताओ, dy बाई डी एक्स कितना 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कितना है 1, और प्लस y कितना है बच्चों x माइनस 1, तो देखना क्या आएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, 0 आ गई, और 0 ही अपने को चाहिए। इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन है, ये तो बच्चों सॉल्यूशन है ना। अपने को चेक करना है कौन सा नहीं है, तो आप इसी तरह से बाकी को चेक करोगे ना, सब हो जाएंगे। सी ऑप्शन चेक करोगे तो नहीं होगा, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सी ऑप्शन में y क्या है बच्चों, x है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा बताओ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड अप करना, क्या है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई कितना है x, तो देखना ये तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 1 आ गया, बट अपने को तो क्या चाहिए 0। इसका मतलब ये जो है ना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बाकी तीनों आप चेक कर दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप एक बात करो, पहला अगर आपने चेक कर लिया है तो आप दूसरा तो हो ही, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे -1 था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब पहला चेक करने के बाद आप सीधा बता सकते थे कि ये सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर भी रिस्क लेने के बजाय आप चेक करके देख लो। इसका बच्चों आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या कर दो, सिंपल वेरिएबल सेपरेट कर दो। और आपको पता है बच्चों 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन वापस से 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो माइनस का साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा -1 बाई वाई हो जाएगा, ये तो माइनस का साइन है ही, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये लो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, तो पावर में एक जोड़ दो, एक वो घटा दो, है ना, तो आएगा तो वही क्या -1 बाई वाई, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें। तो ये क्या आ गया बच्चों, एक तरफ कर लो इसको, 1 बाई एक्स प्लस
वन बाय वाई प्लस सी को सी वन लिख दो, एक बार कंफ्यूजन ना हो आपको। एक्स वाई क्या ले लो, एल्शियम, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और प्लस में क्या आ गया अपना सी वन एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा अपना सी वन। एक काम करो, सी वन को तो एक ही तरफ रख दो, इसको सी वन को एक तरफ रख दो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। एक्स वाई से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, इसको करोगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा, ये करोगे तो वाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों सी वन एक्स वाई। यहाँ से वाई को मन ले लो, तो क्या बच गया अपना, देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एक्स प्लस वाई। हमने क्या कर दिया, यही किया ना हमने, ठीक है, एक्स स्क्र डी वाई, और ये यहाँ पे आके माइनस हो गया, और इसके नीचे वाई स्क्र हो गया, इसके नीचे एक्स स्क्र हो गया, ये माइनस वन बाय वाई, ये वन बाय एक्स प्लस में सी वन। इसको थोड़ा सा सही से सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, देखो ऑप्शन मैच करवाना है ना अब अपने को। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो एक्स वाई और एक्स प्लस वाई है हर ऑप्शन में, है ना, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो इसको वन बाय वाई को भी उधर शिफ्ट कर दो, और ये सी वन है इधर आके इसको क्या कर दो, सी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो c इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो एक ही बात है, ये मत सोचना कि सर c तो यहाँ पे x प्लस वाई के साथ है, भाई c का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है, c2 मान लो, ये लो इसको c2 मान लो, c2 को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा वो c बन जाएगा, ये लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको चेक क्या करना है कि x प्लस वाई और एक्स वाई अलग अलग होने चाहिए, x प्लस वाई एक साइड में और एक्स वाई एक साइड में, बाकी कॉन्स्टेंट तो आगे पीछे होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जब भी बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी साइड चेंज कर देते हैं, इसको इधर ही रखो, इसको पूरे को उठा के उधर शिफ्ट कर दो। तो उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस होएगा, लेकिन माइनस का साइन लगाने से अच्छा है वन माइनस ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स माइनस वन लिख दो, एक ही बात है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, देखो ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये ई की पावर एक्स माइनस वन नीचे ले आओ इसके, और ये सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, और टेन वाई को इसके नीचे शिफ्ट कर दो, और दोनों का क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो। अब आप खुद बताओ मेरे को, ये फंक्शन है और ये उसका क्या है ऊपर, डेरिवेटिव है, ये क्या है उसका डेरिवेटिव है, तो लोग में आ जाएगा फंक्शन, तो लोग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, ऐसे ही ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा बच्चों लोग ऑफ टेन वाई, और सारा कुछ लोग में है तो अपन लोग सी कर दे। तो बताओ क्या आ गया, ई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, सीधा लिख दूं क्या, सी इंटू टेन वाई। पता लग गया क्यों क्या किया मैंने, लोग एम प्लस लोग एन लगा के लोग से लोग कैंसिल कर दिया, ये आंसर आ गया अपना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहले तो ये देखो टेन वाई है क्या, कहीं साइन वाई नहीं हो सकता, कोस वाई नहीं हो सकता, कोट वाई हो सकता है, क्योंकि देखो कोट वाई कैसे होगा पता है, अगर इस टेन वाई को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, कोट वाई हो जाएगा इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू सी। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो कोट वाई किसके साथ होना चाहिए मल्टीप्लाई, इसके साथ, बट ये तो है ही नहीं, इसके साथ तो क्या है बच्चों, है ही नहीं मल्टीप्लाई ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आ गया अपना आंसर। ये सारी की सारी जो मैंने की टिक कर रखी है ना बच्चों, ये ऑफिशियल आंसर की है जो मैंने आगे लगा भी रखी है। इसमें देखो आपको बस इतनी बात पता होना चाहिए कि रोम्बस भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है बच्चों, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये खुद भी तो क्या होते हैं, सारे पैरेललोग्राम तो होते ही होते हैं ना। ई एफ जी एच एक रोम्बस है, बना लेते हैं डायग्राम। ई एफ जी एच बच्चों क्या है, एक रोम्बस है, और एंगल ई एफ जी का मतलब ये वाला एंगल कितना है बच्चों 60। अच्छा रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये 60 है तो बच्चों ये भी कितना है 60। अच्छा ये 60 है तो ये कितना होगा बताओ 120, क्यों पता लग गया ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होती है और ये को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होता है बच्चों 180 होता है, ठीक है। अच्छा इसके डायगोनल बना लो, इसके डायगोनल बना देता हूँ मैं ऐसे और ऐसे, और आपको ये भी पता है कि डायगोनल रोम्बस के आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। अच्छा ये एंगल पूरा कितना था 60, तो ये कितना रह गया बताओ 30 रह गया, ये एंगल कितना रह गया बच्चों 30, और ये एंगल भी ये पूरा कितना था 120, तो ये कितना रह गया इसका हाफ, या फिर ये कह लो एक एंगल 90 है, ये 30 है, तो ये कितना रह गया बच्चों 60 रह गया। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मेरे पास आ गए। अब आप एक बार स्टेटमेंट मत पढ़ो, मेरे को ये बताओ बच्चों 30 60 90 रूल पता है ना आपको ट्रायंगल में, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने साइड कितनी होती है 2, और 60 के सामने जो साइड होती है वो 1 का रूट 3 टाइम्स होती है ना, बिल्कुल आसान है। देखो 30 60 90 रूल, एक साइड को आप 1 मान लो किसी को भी 30 के सामने, तो 90 के सामने उसका डबल, और 60 के सामने क्या होती है बच्चों, जो 30 के सामने है उसका रूट 3 टाइम्स। ये बिल्कुल बेसिक रूल बताए जाते हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर भी। तो ये आपको डायगोनल, अच्छा ये रूट 3 है तो ये भी कितना होगा रूट 3 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, और ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1 होगा। तो अब आप मेरे को ये बता दो बस कि एक डायगोनल की लेंथ 2 है तो दूसरे की कितनी है 2 रूट 3 है, मतलब रूट 3 टाइम्स है ना, क्या है रूट 3 टाइम्स है। अब इसमें यही कह रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एच वैक्टर, जो एफ से लेके एच वैक्टर है ना, एफ एच वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो
m टाइम्स है बच्चों किसका, eg वेक्टर के, eg वेक्टर का m टाइम्स है। तो मतलब कि मेरे को तो ये दिख रहा है कि fh वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, √3 + √3 यानी कि ट्वाइस ऑफ √3 है ना। और ये eg वेक्टर का कितना है बच्चों, m टाइम्स है, यही लिख रखा है ना। ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल, मतलब कि m टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये इधर रखा था eg वेक्टर, तो ये आ गया अपना m। और eg का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, 1 + 1 2 है, तो 2 से 2 कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। मतलब ये तो पूछा गया है कि इसका जो fg वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो eg के fh का मैग्नीट्यूड eg के मैग्नीट्यूड का कितने गुना है भाई। ये √3 से ही कंपेयर कर लो, 1 को √3 से ही, तो मतलब ये वाली जो साइड है छोटी सी, ये इसका √3 टाइम्स है, तो पूरा भी तो क्या होगा, √3 टाइम्स ही होगा, क्योंकि वो हाफ हाफ होते हैं ना। तो √3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, हर बच्चे की नोटबुक में ये तो लिखा मिलता है कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो ये बच्चों तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक वेक्टर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। लेकिन अपनी नोटबुक में साथ में ये लिख लो, अगर ए डॉट भी 0 है, सिर्फ ये लिखा आ जाए ए डॉट भी 0, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, नहीं बच्चों। क्यों, जैसे मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर को मान लिया 1 0 0 और बी वेक्टर को मान लो जे कैप, तो इनकी डॉट तो क्या है बच्चों, 0 है, लेकिन ना तो बच्चों ये 0 वेक्टर है और ना ही ये 0 वेक्टर है, समझ गए। तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन हो तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनमें से एक वेक्टर का 0 होना जरूरी है। सेम ऐसे ही बच्चों क्रॉस में, अगर अकेली क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो। जैसे देखो, एक वेक्टर को मान लो आप बच्चों कितना 1 2 3, और दूसरे वेक्टर को इसके पैरेलल मान लो, मतलब इसका डबल कर दो 2 4 6, तो इनकी क्रॉस निकाल लेना आप, क्या आएगी वो 0 वेक्टर आएगी, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है। लेकिन बच्चों ना तो ये 0 वेक्टर है और ना ही ये 0 वेक्टर है। लेकिन पेपर में कभी ये लिखा आ जाए कि ये भी 0 है और ये भी 0 एक साथ, तब बच्चों तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। बस ये नोट कर लो, सारी बात मैंने आपको डिटेल में बता दी। ये क्वेश्चन बच्चों देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर निकल के आता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर बच्चों वेक्टर लिखे आते हैं ना, मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो पूरा वेक्टर निकल के आएगा, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर, ये ब्रैकेट वाले दोनों वेक्टर के प्लेन में होता है। मतलब ये बी के भी प्लेन में है और सी के भी प्लेन में है। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या हो गए बच्चों, कोप्लेनर हो गए। तो फिर बताओ ये वेक्टर जो है वो किसके साथ कोप्लेनर है, बी के साथ भी और ए के साथ भी, तो बोथ ए एंड बी। ये तो बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर है, डेफिनेशन होती है। क्यों होती है बच्चों, ऐसे देखो, अगर आप ये लिखते हो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, ए की डॉट करते हैं पहले दूर वाले वेक्टर के साथ इनटू पास वाला वेक्टर, माइनस ए की डॉट करते हैं पास वाले वेक्टर के साथ इनटू दूर वाला वेक्टर। भाई ये तो कांस्टेंट आएगा कोई, मान लो ये लैम्डा है और ये भी कोई कांस्टेंट आएगा, ये मान लो के है, ठीक है। तो अगर बच्चों एक वेक्टर को, अगर आप एक वेक्टर को किन्हीं भी दो वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इस पूरे वेक्टर को आपने बी और ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों क्या है बच्चों, एक ही प्लेन के अंदर है। तो एक ही प्लेन में जो वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर कहलाते हैं। लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पढ़ लो अपनी नोटबुक में वीटीपी की, कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर होता है वो इसके और इसके प्लेन में लाई करता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। देखो दो स्टेटमेंट है ये, पहली स्टेटमेंट है कि इसका आंसर 0 वेक्टर होगा। बच्चों कहाँ से होने लग गया 0 बताओ, अच्छा 0 होगा, सॉरी, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो आई क्रॉस आई, देखो 4 आई कैप इंटू क्रॉस 3 आई कैप, 4 3 जा 12, और आई क्रॉस आई, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है 0, और साइन 0 कितना होता है 0, है ना, ये तो 0 है। लेकिन बच्चों ये वेक्टर के अंदर डिवीजन नाम की तो कोई चीज होती नहीं, मतलब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, डिवीजन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती वेक्टर के अंदर, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 12 आई कैप है, ये भी 12 आई कैप है, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दो, लेकिन वेक्टर के अंदर जब डिवीजन नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो ये लिखा क्या गया है हमारे को तो यही नहीं पता ये वेक्टर है भी कि नहीं, समझ गए। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। करेक्ट पूछा है आपसे, फर्स्ट करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते वेक्टर के अंदर, कभी आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड होते हुए देखा है, कभी नहीं देखा ना, तो ये कोई चीज डिफाइन होती ही नहीं है। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहता है इस लैम्डा की वैल्यू बताओ जिससे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए। तो निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसके इक्वल रख के इक्वेट कर लो किसी को भी, इसको इससे इक्वेट करोगे तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। अब ये क्या बोला गया है
द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर p, मतलब अपने को p की वैल्यू निकालनी है जिससे ये जो वेक्टर है बच्चों कैसा हो जाए, एक यूनिट वेक्टर हो जाए। तो ये a वेक्टर है, a का मैग्नीट्यूड निकालो, जो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, और इसको सोल्व कर लो। 9 + 4 + 169 यानी कि p इंटू रूट 182। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बच्चों अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये जो आया है निकल के ये कितना होगा 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/√182। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कर रखा है, ये वेक्टर किस प्लेन में लाई करता है बताना, ये है क्या, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, आई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं इसमें, 0 2 -1। तो ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट कौन से प्लेन में है बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट गायब है तो मतलब वाई जेड प्लेन में है। ये किस प्लेन में है बच्चों, वाई जेड प्लेन के अंदर है, तो ये वेक्टर कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन में है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB वेक्टर, AB जो साइड है वो A वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों ध्यान रखना, AB, और फिर क्या है BC, BC मतलब B से लेके C। अच्छा ये B वेक्टर है तो ये भी तो क्या होगा फिर B वेक्टर होगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है देख लो, ठीक है, क्योंकि बच्चों अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो आपको BD वेक्टर निकालना है, B से लेके क्या निकालना है बच्चों, D, ध्यान रखो B से लेके D निकालना है, तो हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखो, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों मैंने कहा रखा ना आपको, A से स्टार्ट कर दिया करो, A से लेके पहले B तक जाओ, फिर B से लेके D तक जाओ, और या फिर A से लेके डायरेक्ट D तक चले जाओ, बात तो बराबर ही होती है। अब लिख दो वैल्यू, AB वेक्टर कितना है बताओ, A वेक्टर, और AD वेक्टर कितना है बताओ, B वेक्टर, तो अपने को तो BD वेक्टर निकालना है। तो BD वेक्टर क्या आ गया बच्चों, B - A, कोई रटना नहीं है ना कुछ याद करना, बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते जाओ, क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे आपके। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीक्वेंस दिस, मतलब इन सारे नंबर का बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सारे नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे बताओ, सबकी मल्टीप्लाई करके, सबकी क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी पावर करते हैं 1 बाय कितनी, जितनी ये टर्म है बच्चों, ये टर्म कितनी है, n नहीं है, 2 की पावर n, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना, ये ऐसे, तो फिर ये भी तो है एक साथ में टर्म, तो ये कितनी टर्म है बच्चों, n+1 टर्म है, तो पावर क्या होगी 1/n+1 होगी, ठीक है। अब इनको बस सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये सारे की सारी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दूं, यानी कि 2 की पावर स्टार्टिंग में क्या है बोलो 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, और अब 2 कितनी है बच्चों n, ये आ गई। अब मेरे को आप रफ में इसको बता दो इसका एडिशन क्या होता है। एक बच्चे ने कहा कि सर n × n+1/2, लेकिन बच्चों गलत है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, ये नंबर ऑफ टर्म बच्चों n नहीं है, n+1 है, तो सम ऑफ n+1 टर्म AP में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो क्या आएगा ये n × n+1/2। अच्छा यही आ गया क्या, ठीक है, तुक्के से मतलब सही आ गया ना, पहली टर्म क्या है सेम थी, तो वही बात है, वहां पे 1 होता तो ये यहाँ n होता तो वहाँ n+1 हो जाता, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर आपने गलती कर भी दी फिर भी वो गलती क्या है ढके जाएगी, बट रटना नहीं है बच्चों, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 1/n+1, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो n+1 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितनी बचेगी n/2, 2 की पावर n/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन अपने को 5 दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 5। फिर कहता है अगर दो तो हम ऐड करें हर ऑब्जर्वेशन में से, दो क्या कर दो ऐड कर दो, तो नया मीन भी वैसे ही होगा, पहले दो क्या कर दो ऐड, और फिर बच्चों मल्टीप्लाई कर दे 3 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो नया मीन क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, ओरल क्वेश्चन होते हैं ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का मीन बताना है, कितना होता है n ही होता है, मैंने बता रखा ना। पहले अगर एक ओड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है तो 1, दो का निकालना है बच्चों, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 3 का निकालना है बच्चों 1 3 5, तो 3 से 9 को 3 से डिवाइड करोगे, जितने ओड नेचुरल नंबर को ऐड करोगे मीन निकालोगे ना उतना ही आंसर आएगा, बस फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का मीन निकालोगे तो कितना आएगा n ही आएगा, और सम पूछ ले तो n² हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स क्या होता है n², तो मीन निकालना हो तो क्या करो n² को n से क्या कर दो डिवाइड कर दो, वो n आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ओरल क्वेश्चन है ये तो, इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको m दे रखा है, तो कहता है इनका मीन बताओ, इनका मीन क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा ये क्या कह रखा है देखो, आप 5 ऑब्जर्वेशन का मीन m है, क्या है बच्चों मीन m है, तो इनका आपने डेविएशन निकाला है किससे, मीन से, और बच्चों सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन निकाल के उनको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, पता है ना आपको। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो भाई, इनका मीन कितना दे रखा है आपको
m दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 5m आ गई। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना अपने को, ये तो क्वेश्चन में चीज गिवन है। अब आंसर क्या है देख लो, आंसर है इन सबका सम। तो सम में क्या करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो अलग लिख दो, और m कितनी बार माइनस हो रखा है, 5 बार। तो इसका सम कितना है बताओ, 5m। 5m में से 5m गए 0, लेकिन बच्चों ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, आप डायरेक्ट देखो सभी ऑब्जर्वेशन में से क्या घटाया गया है, मीन घटाया गया है, और फिर उनको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 2 3 10 19, इनका एवरेज निकाल लो और हर एक नंबर में से उनका मीन घटा दो। हर एक नंबर में से क्या घटा दो बच्चों, मीन को घटा दो, और फिर इन सबको ऐड कर दो। आंसर बिना देखे लिख देना बच्चों क्या, 0। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना ये तो, कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 30 इज 2। मतलब अब की बार 30 से डेविएशन निकाला गया है। मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन है बच्चों x1 x2 x3 अप टू x20, 20 तक है। तो इन सब में से क्या घटाया गया है बच्चों, मीन नहीं, 30 घटाया गया है। 30 घटा के और उनका क्या निकाला गया है बच्चों, सम निकाला गया है। ठीक है, ऐसे। तो ये सम कितना आया, 2। तो बताओ x1 प्लस x2 प्लस अप टू x20 कितना आएगा, 2। ये -30 उधर आके +30 हो जाएगा। कितनी बार, 20 बार, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20। तो ये कितना आ गया, 602। इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम बच्चों 602 आ गया। तो अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो क्या करो, 602 को कितने ऑब्जर्वेशन है 20, 20 से डिवाइड करो, 2 पे काट दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 30.1 आ जाएगा। जो अगर आप लेक्चर जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 2024 के सेकंड पेपर से स्टार्ट करने हैं और फिर यहाँ तक पहुंचना है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कम से कम भी 7-8 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ना, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है इसमें, 27 ऑब्जर्वेशन की मीडियन 18 है। बच्चों 27 ऑब्जर्वेशन की मीडियन कौन सी होती है, मिडिल वाली आइटम होती है ना। मतलब कि जैसे मान लो 27 ऑब्जर्वेशन T1 T2 T3, मैं 27 टर्म लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, T4 और T14 आएगी कहीं, फिर T15 आएगी, T16 आएगी, और फिर T27 आएगी। इसमें बताओ मिडिल टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 14th टर्म। जो 14th नंबर की टर्म है बच्चों वो क्या होगी, मिडिल टर्म। और यही मिडिल टर्म क्या होती है बच्चों, मीडियन होती है। जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये क्या होगी, 18 दे रखी है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 18 है। अब समझना आगे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। ये कहता है 3 नए ऑब्जर्वेशन हमने इसके अंदर मिला दिए। मतलब एक क्लास में पहले 27 बच्चे थे, उनकी मीडियन कितनी थी, 18 थी। मीडियन मार्क्स कितने थे, 18। अब क्लास में 3 और नए बच्चे आ गए जिनके मार्क्स ये है। तो अब बताओ सारे के सारे जो 30 ऑब्जर्वेशन की मीडियन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। बच्चों ध्यान से सुनो, पहले ये अगर मान लो ये डाटा किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, किसी में मान लो, असेंडिंग में डिसेंडिंग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मान लो मैंने किस में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये पहले 18 जो लिखा हुआ था वो किस नंबर पे लिखा हुआ था, 14th नंबर पे लिखा हुआ था। अब जो 16 को लिखोगे वो तो इससे पहले आएगा ना। बच्चों एक बात बताओ, 16 जो है वो तो इससे पहले आएगा। पहले अगर 16 आएगा तो मेरे को ये बताओ, 16 पहले आएगा, 18 लिखा हुआ था, एक 18 और आएगा, और फिर 50 इसके बाद आएगा। तो अब ये जो पहले वाली टर्म है ये वाली, ये कौन से नंबर पे आ गया, आप मेरे को ये बता दो। 14th नंबर पे मत कह देना बच्चों, क्योंकि 14th नंबर पे तो बच्चों अब कोई और डाटा आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ गई इससे पहले। तो अब ये कितनी टर्म होगी, 15th, और ये कौन सी होगी, 16th टर्म होगी। समझ गए, ये कोई आगे होगी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, हमें मतलब भी नहीं है। तो ये 30 ऑब्जर्वेशन हो गए। और 30 ऑब्जर्वेशन की मीडियन कैसे निकालते हो बताओ, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं। 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 14 इधर से छोड़ दो, 14 इधर से छोड़ दो, बीच में कौन से बच गए, 2 बच्चे। इन दोनों की एवरेज ही तो मीडियन होती है ना। ये कौन से बच गए बताओ, 15th और 16th। तो 15th और 16th को ऐड करके और 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। ये क्या है, अपनी नई मीडियन है। तो ये भी कितनी आ गई, 18 आ गई। समझ गए। तो बस यही आपको पता होना चाहिए कि अब ये पहले 14th नंबर पे थी ना, तो अब इसकी पोजीशन बच्चों 15th हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बच्चा और इससे नया आ गया जो छोटा है इससे, है ना, जो छोटा है जिसके मार्क्स कम है। तो पहले क्लास में अगर मान लो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसकी पोजीशन 14 थी, तो अब क्या हो जाएगी बच्चों, 15th हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको सोचना है, क्योंकि एक नंबर और इससे पहले आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कर्व बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर्व आपको पता है सिमेट्रिकल भी हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यू के साथ भी हो सकती है, और नेगेटिव स्क्यू के साथ भी होती है। सिमेट्रिकल में आपको पता है क्या होता है बच्चों, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं ना तीनों, और
इसमें मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होते। आपको मैंने सारी डिटेल बता रखी है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में कि पॉजिटिव स्क्यू के अंदर कौन बड़ा होता है और नेगेटिव के अंदर कौन बड़ा होता है। ठीक है, अगर आप 2024 2 से स्टार्ट करके बच्चों यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो आपको एक पेपर के अंदर मैंने सारी डिटेल बताई थी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस कब होती है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बैक से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक फैमिली का बच्चों मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है अलग अलग आइटम पे परसेंटेज के अंदर, मतलब फूड पे कितना परसेंट खर्चा करती है 38%, रेंट पे इतना, इस पे इतना, ट्रांसपोर्ट का नहीं पता अपने को। ठीक है, ये डैश है, इस पे इतना, इस पे इतना। तो बताओ ये जो 38, 19, 18 और इसको x मान लो प्लस 9 प्लस 6, इनको ऐड करके तो कितना आता है बच्चों 100, क्योंकि परसेंटेज के अंदर है। तो टोटल परसेंटेज जो इनकम की होती है बच्चों वो तो क्या होती है 100% होती है ना। तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से डायरेक्ट। देखो कितना हो गया 57 और ये 75 और 15 80 90। तो ये 90 क्या कर दो बच्चों माइनस कर दो, 90 माइनस करोगे तो 10 आ गई, मतलब कि 10% खर्चा हम करते हैं किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो अब आगे देखो 10% खर्चा करते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर आने जाने में। अगर टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 9000 है तो बताओ ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया बच्चों। 10% करते हैं ना, किसका 10%, 9000 का। 9000 का 10% कितना होता है 900 रुपये। 900 रुपये ट्रांसपोर्ट पे क्या है खर्चा कर देंगे हम। 107 क्वेश्चन में आपको मीन दे रखा है बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशन का 40 और स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इनटू 100, 20% आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बच्चों कितनी बार हमने किया है कि n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का अगर स्टैंडर्ड एविएशन निकालना हो तो n स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट, और इवन और ओड का निकालना है बच्चों कंजुगेटिव तो 12 की जगह बस नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 1/3 है ना। अगर नहीं पता फॉर्मूला तो बेसिक मेथड से स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लो। देखना 7, 9, 11, 13 और 15 बच्चों ये क्या है 5 कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर है। कैसे है बच्चों ये 5 कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर, तो इनका स्टैंडर्ड एविएशन क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/12 नहीं 3 है ना। तो n स्क्वायर n कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/3 यानी कि √8 आ गया। और √8 क्या होता है 2√2, और 2√2 क्या होता है बच्चों 1.4 होता है। तो ये कितनी आ गई 2.8, अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है 2.8 आंसर आ जाएगा। Which one of the following is a measure of dispersion बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन है स्टैंडर्ड एविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते कौन कौन से बताओ, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस और रेंज। इनको क्या बोलते हैं बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन होते हैं मीन, मीडियन और मोड। इनको तीनों को क्या बोलते हैं बच्चों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ये सारी थ्योरी का पार्ट है। इस क्वेश्चन में देख लो बच्चों दो रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी है। ये कहता है किस पॉइंट से पास होती है, तो यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। 10th क्लास के मेथड से इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। अगर बच्चों कहते हैं ये ई पी ई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो ई को सर्टेन इवेंट कब बोलते हैं बच्चों। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है जो पक्का होगी। जैसे आप कोई क्वाइन को उछालो और किसी से शर्त लगाओ कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो तो आएगा कुछ ना कुछ। तो शर्त जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 1। तो श्योर इवेंट कह लो या सर्टेन इवेंट कह लो बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। जैसे क्वाइन को उछालो और आप ये कहो कि ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा, या डाई को उछालो और आप ये कहो कि 7 आएगा नंबर, तो 7 तो आ ही नहीं सकता ना। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1 होती है। अब ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं कई बार, सेम बिल्कुल मंडे वाला क्वेश्चन। लीप ईयर के अंदर 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है 2/7 होती है। सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ये बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इंटरसेक्शन की दे रखी है, पी ए कॉम्प्लीमेंट दे रखी है। तो पी ए कितनी हो जाएगी 1 में से 2/3 गया 1/3, और पी बी निकालनी है आपको। फॉर्मुला लगा दो, ये वाला फॉर्मुला लगा के सारी वैल्यू पुट कर दो, पी बी आ जाएगी। मतलब कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ये देख लो बच्चों 3 क्वाइन को उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दे विल फॉल 2 हेड्स एंड 1 टेल, मतलब 2 बार हेड आएगा और 1 बार क्या आएगा टेल। तो 3 क्वाइन को उछालते हैं तो बच्चों टोटल केस कितने होते हैं 8 होते हैं। इनमें से 2 हेड और 1 टेल देख लो, 3 केस पे मिलेंगे 2 हेड और 1 टेल। ये तो 10th क्लास के बच्चे का मेथड है ना। दूसरा अपना मेथड क्या होगा, देखो जैसे 3 क्वाइन आप उछालोगे, 3 कॉइन उछालोगे, मैं मान लेता हूँ कि अपने को टेल कितनी बार लेके आना है, एक बार इस पे टेल ले आए और इस पे क्या ले आया हेड, और इस पे क्या ले आया हेड। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब 1/8 होगी। तो इस केस को अगर मैं कंसीडर करूँ तो प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। लेकिन बच्चों जरूरी थोड़े है कि टेल पहले नंबर पे आए, टेल यहाँ पे भी तो आ सकता था।
ये केस भी तो हो सकता था, पहले हेड आ जाए फिर टेल और फिर क्या हेड, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8। या फिर टेल क्या आ जाए बच्चों सबसे लास्ट में आ जाए और पहले 2 पे हेड आ जाए, तो इसकी भी 1/8। तो तीनों केस पॉसिबल है, तीनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 3/8। मतलब ये तो ओरल क्वेश्चन होते हैं, देखते ही हम बता देंगे कि एक टेल लेके आना है, चाहे किसी पे एक पे ले आओ, या इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल सेम डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, एलिमेंट्री इवेंट कंपाउंड इवेंट दोनों की डेफिनेशन हमेशा मैं प्रोबेबिलिटी में आपको सिखाता हूं बच्चों। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, जिसमें एक आउटकम होता है, सिर्फ क्या होता है बच्चों, एक सैंपल स्पेस यानी कि एक फेवरेबल केस होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक डाई को उछाला, डाई को उछालते तो क्या आता है 1 2 3 4 5 और 6। मान लो एक इवेंट ए है, आपको क्या लेके आना है बच्चों, ए है ये इवेंट ऑफ गेटिंग 3, आपको 3 नंबर लेके आना है। तो 3 नंबर तो सिर्फ कितने हैं, एक ही है ना 6 में से, तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, जिसका फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक होता है, कितना होता है बच्चों 1। तो तभी तो बोला जाता है कि सारी की सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यानी कि 1 ले आओ चाहे 2 ले आओ चाहे 3 ले आओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, एन इवेंट हैविंग वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ऑप्शन नंबर आ गया बी, ठीक है। एक साथ साथ लिख लो, कंपाउंड इवेंट क्या होती है, कंपाउंड इवेंट में बच्चों एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होता है, ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, जिसके फेवरेबल केस एक से ज्यादा हो बच्चों। जैसे मैं ये कह दूं कि बी कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो बच्चों कितने होते हैं, 6 में से 3 होते हैं ना, तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो गया। इसमें कौन कौन से फेवरेट में केस हो गए इसके, 2 3 और 5। तो ये इवेंट कैसी है बच्चों, कंपाउंड इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होगी, जिसके फेवर में सिर्फ एक ही केस होगा। जैसे आपने क्वाइन को उछाला, हेड लेके आना है, तो ये इवेंट जो होगी वो ये भी कैसी होगी बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट होगी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कि सफलता कितनी बार आप सक्सेस पा सकते हो, उसका सबसे जो अच्छा नंबर है वो क्या है, 10 ट्रायल के अंदर। मतलब कि 10 बार आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, क्रिकेट का गेम खेल लो, क्वाइन को उछाल लो, डाई को उछाल लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, 10 बार आपने एक एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है बच्चों, 2/3। एक बात बताओ, 2/3 का मतलब क्या होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि आप अगर तीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, अगर आप 3 मैच खेलते हो, मैं मान लो इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रही है, 3 मैच खेल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं, और इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। इसका मतलब क्या, 3 मैच में से इंडिया कितने जीत रही है बताओ, 2। अब यही कहा गया है कि अगर 3 मैच में से इंडिया 2 जीतती है, तो 10 मैच में से कितना जीतेगी, 10 मैच में से कितना जीतेगी, ये पूछ रखा है आपसे। तो 2/3 और इंटू क्या कर दो 10, मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना, उसको 10 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक ट्रायल के अंदर कामयाब होने की। भाई एक मैच में से आप 2/3 जीतते हो, तो 10 में से कितने जीतोगे, ये आ गया 20/3। 20/3 क्या होता है 6.67, इसके करीब कौन सा नंबर है, 7 है। तो 7 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल होता है। एक मैच यानी कि 3 में से आप अगर 2 मैच जीतते हो, या 3 पेन की कॉस्ट 2 रुपए है, तो बताओ 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, लगभग कितनी होगी, 7 होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि आप 10 मैच खेलोगे तो बच्चों उसमें से लगभग आपके चांस कितने हैं, 7 मैच आप जीत जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये 2 बैग दे रखी है, बैग 1 और बैग 2, इसमें ये बॉल्स का कॉम्बिनेशन है। पहले बैग के अंदर ये बॉल है, दूसरे बैग के अंदर ये बॉल है। हमने एक एक बॉल निकाली दोनों में से, एक इसमें से और एक इसमें से। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बॉल का कलर सेम होगा। बच्चों कलर सेम तो सिर्फ ग्रीन ही हो सकता है, क्योंकि इसमें तो ब्लैक और ग्रीन है, इसमें व्हाइट और ग्रीन है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों से क्या आएगी, ग्रीन आएगी। ग्रीन फ्रॉम फर्स्ट बैग, भाई पहले से भी ग्रीन आनी चाहिए, और ग्रीन फ्रॉम सेकंड बैग, सेकंड बैग, तभी तो दोनों से सेम कलर की बॉल आएगी, और तो कोई चांस है ही नहीं। तो बताओ पहले बैग से बॉल निकालोगे वो ग्रीन आएगी, तो यानी कि 1/2, और दूसरे बैग से भी 1/2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/4 आ गया। इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। इसका एक और पार्ट बच्चों, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बॉल ग्रीन आए। तो कम से कम एक में कैसे करते हैं हम बताओ, 1 में से घटा देते हैं, दैट नो बॉल इज ग्रीन, मतलब कोई भी बॉल ग्रीन नहीं आएगी, समझ गए। तो बताओ पहले बैग से बॉल ग्रीन ना आए, ग्रीन नहीं आएगी तो क्या आएगी फिर, ब्लैक आएगी, यानी कि 1/2। दूसरे बैग से ग्रीन ना आए, ग्रीन ना आएगी तो कौन आएगी, व्हाइट, व्हाइट की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो 1 में से 1/4 को घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/4 आ जाएगा।
ये बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लो अब। इसमें अपने को क्या दे रखा है, 2 डाइस को उछाला गया जिसमें दोनों के ऊपर क्या लिखा गया है, 1 से लेके 6 तक लिखा गया है। ए और बी 2 इवेंट है। ए इवेंट क्या है देख लो, ए इवेंट है बच्चों, इवन नंबर आएगा फर्स्ट डाइस पे, यानी कि पहले डाइस पे इवन नंबर आएगा। और बी इवेंट क्या है बोल दो, बी इवेंट है बच्चों, सेकंड डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा ना वो ग्रेटर देन 4 आएगा, मतलब कि या तो 5 या फिर 6। अच्छा दोनों में कॉमन बता दो आप, कौन है, 6 है ना, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 6 है। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितने केस है फेवर में, 3, 3/6, बी के फेवर में 2, 2/6, सी के कॉमन में 1, 1/6, तो कितना आ गया 5 - 1 4, 4/6 यानी कि 2/3 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितने केस थे बताओ, पीछे अभी लिखा था ना, कितने केस कॉमन थे दोनों में, एक एक केस कॉमन था, तो कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो ये बच्चों अपने 2012 के सेकंड शिफ्ट के हमने सभी के सभी 120 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। कोई भी क्वेश्चन ना तो बच्चों यूपीएससी ने ड्रॉप किया था और ना कोई किसी क्वेश्चन में मिस्टेक, बहुत अच्छा पेपर था ये।